वैकुंठ कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यालय की सबसे ऊपरी मंजिल पर सन्नाटा था। मेज पर एक दस्तावेज रखा था। नैना ने अपने सामने रखे उस अनुबंध को देखा जिसकी कीमत 500 मिलियन वॉन तय की गई थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने शांति से कलम उठाई और बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर हस्ताक्षर कर दिए। आर्यन, जो वैकुंठ का युवा अध्यक्ष था, उसे ठंडी नजरों से घूर रहा था। उसके लिए यह महिला सिर्फ एक बिकाऊ वस्तु थी जिसे उसने अपनी पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए एक बड़ी कीमत देकर खरीदा था। आर्यन अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका और अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लिया। उसका सुंदर लेकिन कठोर चेहरा किसी भी तरह की दया या सहानुभूति से पूरी तरह खाली था। उसने नैना की साधारण वेशभूषा और शांत आंखों का बारीकी से अध्ययन किया। उसे बताया गया था कि यह महिला भारी कर्ज में डूबी हुई है और अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आर्यन को ऐसी लाचार महिलाओं से सख्त नफरत थी जो पैसे के लिए अपना आत्मसम्मान बेचने को तैयार रहती थीं। लेकिन आर्यन इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसके सामने बैठी महिला कोई साधारण कर्जदार नहीं थी। नैना असल में एक बेहद कुशल और गुप्त वित्तीय अन्वेषक थी जिसे एक विशेष सरकारी एजेंसी ने यहां भेजा था। उसका मुख्य लक्ष्य वैकुंठ कॉरपोरेशन के भीतर चल रहे उस विशाल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का पर्दाफाश करना था जो देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा था। 500 मिलियन वॉन का कर्ज केवल एक झूठी कहानी थी जिसे बहुत ही सावधानी से बुना गया था ताकि वह आर्यन के करीब पहुंच सके। आर्यन ने अपनी गहरी और भारी आवाज में कमरे की शांति को तोड़ा और सीधे नैना की आंखों में देखा। उसने चेतावनी भरे स्वर में कहा कि यह शादी केवल एक व्यापारिक लेन देन है और उसे अपनी सीमाएं याद रखनी चाहिए। आर्यन ने स्पष्ट किया कि जनता और उसके दोभारिक लेन परिवार के सामने उसे एक आदर्श और आज्ञाकारी पत्नी का नाटक करना होगा। इसके बदले में उसे वह सब कुछ मिलेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने सख्ती से कहा कि वह किसी भी तरह की गलती या भावुकता बर्दाश्त नहीं करेगा। नैना ने उसकी हर एक बात को बहुत ध्यान से सुना और उसके चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। उसने अपनी आवाज को बिल्कुल शांत और स्थिर रखते हुए जवाब दिया कि वह अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझती है। नैना ने आर्यन को भरोसा दिलाया कि वह अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझती है, इस अनुबंध की हर शर्त का पूरी तरह से पालन करेगी और उसे कभी शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। उसकी इस अद्भुत शांति और आत्मविश्वास ने एक पल के लिए आर्यन को पूरी तरह से चौंका दिया, क्योंकि उसने किसी और प्रतिक्रिया की उम्मीद की थी। आर्यन को लगा था कि वह डरेगी या अपनी मजबूरी का रोना रोएगी, लेकिन उसका यह रूप बिल्कुल अलग था। उसने अनुबंध के कागजात अपनी तरफ खींचे और अपने सचिव को उन्हें सुरक्षित रखने का इशारा किया। कमरे का माहौल अभी भी काफी तनावपूर्ण था, लेकिन नैना की उपस्थिति ने उसमें एक अजीब सा बदलाव ला दिया था। वह चुपचाप अपनी जगह से उठी और अपना छोटा सा बैग कंधे पर लटका लिया। उसके हर एक कदम में एक ऐसा आत्मविश्वास झलक रहा था जो किसी भी तरह से एक हारी हुई और लाचार महिला का नहीं हो सकता था। ठीक उसी समय कार्यालय का भारी लकड़ी का दरवाजा अचानक एक तेज आवाज के साथ खुला और एक आदमी अंदर आया। वह आर्यन का चचेरा भाई राहुल था, जो हमेशा से आर्यन की सफलता और शक्ति से बुरी तरह जलता था। राहुल के चेहरे पर एक बहुत ही कुटिल और व्यंग्यात्मक मुस्कान थी और उसकी नजरें सीधे नैना पर जाकर टिक गईं। उसने ताना मारते हुए कहा कि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि महान आर्यन वैकुंठ ने एक सड़क छाप लड़की को अपनी पत्नी के रूप में चुना है। राहुल ने आगे बढ़ते हुए नैना का रास्ता रोक लिया और उसे ऊपर से नीचे तक बहुत ही घृणा भरी नजरों से देखा। उसने व्यंग्य करते हुए कहा कि पैसे के लिए लड़कियां आजकल कुछ भी करने को तैयार रहती हैं, यहां तक कि अपनी आत्मा भी बेच देती हैं। आर्यन ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह राहुल को रोकने के लिए कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही नैना बोल पड़ी। नैना की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी और उसमें ऐसा अधिकार था कि पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया।
नैना ने राहुल की आंखों में सीधे देखते हुए बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी अजनबी का रास्ता रोकना असभ्यता की निशानी है। उसने कहा कि जो लोग दूसरों की कीमत पैसे से लगाते हैं, वे अक्सर अपनी खुद की असली कीमत भूल जाते हैं। राहुल उस साधारण सी दिखने वाली लड़की से इस तरह के तीखे और अपमानजनक जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था। उसका चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से पूरी तरह लाल हो गया और वह कुछ पल के लिए शब्दहीन होकर बस नैना को घूरता रह गया। आर्यन भी अपनी जगह पर हैरान खड़ा था, क्योंकि उसने कभी किसी को राहुल का इस तरह से सामना करते हुए नहीं देखा था। नैना ने एक बार फिर राहुल को अपने रास्ते से हटने का कड़ा निर्देश दिया और उसकी आवाज में कोई डर नहीं था। राहुल बुदबुदाते हुए एक तरफ हटला था गया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी और खतरनाक नफरत साफ दिखाई दे रही थी। नैना बिना मुड़कर देखे बहुत ही शान से उस विशाल कार्यालय से बाहर निकल गई, जैसे वह कोई रानी हो जो अपने दरबार से जा रही हो। नैना के जाने के बाद कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया और आर्यन गहरी सोच में डूबकर अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। राहुल अभी भी गुस्से में उबल रहा था और उसने आर्यन को चेतावनी दी कि यह लड़की एक दिन उसकी सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बनेगी। आर्यन ने राहुल की बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और उसे तुरंत अपने कार्यालय से बाहर जाने का स्पष्ट आदेश दे दिया। वह अब समझ चुका था कि उसने जिस महिला को खरीदा है वह कोई कमजोर और नाजुक कांच की गुड़िया बिल्कुल नहीं है। कार्यालय से बाहर ट्रेंटर निकलने के बाद ट्रेंटर पार की साधारण सी कार में बैठ गई। ट्रेंटर का इंजन चालू करने से पहले एक गहरा सांस लिया और अपने चेहरे से उस शांत मुखौटे को उतार दिया। उसने अपने गुप्त संचार उपकरण को चालू किया और अपनी टीम के प्रमुख को एक संक्षिप्त लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश भेजा। उसने पुष्टि की कि पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और वह अब आधिकारिक तौर पर आर्यन वैकुंठ की पत्नी बन चुकी है। टीम प्रमुख ने दूसरी तरफ से उसे सतर्क रहने की हिदायत दी और कहा कि वैकुंठ परिवार के दुश्मन बहुत ही चालाक और खतरनाक हैं। नैना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वह जानती है कि वह किस तरह के खतरनाक खेल में कदम रख चुकी है। उसने अपने लैपटॉप पर वैकुंठ कॉरपोरेशन के कुछ पुराने और जटिल वित्तीय रिकॉर्ड खोले और उनकी बहुत ही गहराई से जांच शुरू कर दी। उसे आर्यन के चाचा विक्रम पर सबसे ज्यादा शक था, जो बाहर से एक संत लेकिन अंदर से एक बेहद भ्रष्ट और लालची इंसान था। उसी रात आर्यन अपने शानदार और विशाल महल जैसे घर में लौट आया, लेकिन उसका मन पूरी तरह से बेचैन और अशांत था। वह बार बार नैना की उन निडर आंखों और उसके शांत लेकिन प्रभावशाली व्यवहार के बारे में बहुत गहराई से सोच रहा था। उसने अपने सबसे सेठहार भरोसेमंद जांचकर्ता को फोन किया और उसे नैना की पूरी पृष्ठभूमि की एक बार फिर से कड़ी जांच करने का आदेश दिया। आर्यन को अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की प्रतिष्ठा की बहुत चिंता थी और वह किसी भी तरह का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। अगले दिन सुबह नैना अपने कुछ सामान के साथ आर्यन के उस विशाल और आलीशान घर में रहने के लिए पहुंच गई। घर के नौकरों और कर्मचारियों ने उसे बहुत ही अजीब और संदेह भरी नजरों से देखा, जैसे वह कोई बाहरी और अवांछित घुसपैठिया हो। आर्यन की मुख्य हाउसकीपर, जो बहुत ही सख्त मिजाज की महिला थी, उसने नैना को घर के कड़े नियम और कानून बताना शुरू कर दिया। नैना ने बड़ी शांति से सब कुछ सुना और बिना किसी विरोध के उन सभी नियमों को मानने के लिए अपनी सहमति दे दी। दोपहर के भोजन के समय आर्यन की छोटी बहन रिया घर आई और उसने नैना को देखकर बहुत ही बुरी तरह से नाक भौं सिकोड़ी। रिया को हमेशा से इस बात का पूरा यकीन था कि नैना सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार के अथाह पैसे के पीछे आई है। उसने नैना से बहुत ही चुभने वाले सवाल पूछने शुरू कर दिए और उसके साधारण कपड़ों का खुलकर मजाक भी उड़ाया, लेकिन नैना ने हर अपमानजनक बात का जवाब इतनी चतुराई और शालीनता से दिया कि रिया खुद ही अपने जाल में पूरी तरह उलझकर रह गई। आर्यन चुपचाप डाइनिंग टेबल के एक कोने पर बैठा यह सब देख रहा था और नैना की वाक्पटुता से अंदर ही अंदर प्रभावित हो रहा था। उसने देखा कि कैसे नैना ने बिना किसी आक्रामकता के रिया का सारा घमंड तोड़ दिया और उसे पूरी तरह से चुप करा दिया। आर्यन ने हस्तक्षेप करते हुए
रिया को तमीज से पेश आने को कहा, जिससे रिया गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। नैना ने आर्यन की तरफ देखा और एक बहुत ही हल्का सा सिर हिलाकर उसे इस मदद के लिए धन्यवाद दिया। शाम ढलने के बाद नैना अपने लिए निर्धारित किए गए एक बहुत ही बड़े और आलीशान कमरे में अकेली बैठी हुई थी। उसने दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह बंद कर लिया और खिड़कियों के भारी पर्दे भी बहुत ही सावधानी से पूरी तरह गिरा दिए। उसने अपने सूटकेस के एक गुप्त हिस्से से कुछ अत्यधिक उन्नत और छोटे निगरानी उपकरण निकाले और उन्हें चालू किया। उसका असली काम अब शुरू होने वाला था और उसे इस विशाल घर के हर एक कोने में अपनी नजरें फैलानी थीं, ताकि सच सामने आ सके। नैना ने बहुत ही खामोशी से घर के मुख्य नेटवर्क में सेंध लगाने की कोशिश की, ताकि वह सुरक्षा कैमरों तक पहुंच सके। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर इतनी तेजी से चल रही थीं, जैसे कोई कुशल संगीतकार पियानो बजा रहा हो, और उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। कुछ ही मिनटों की कड़ी मेहनत के बाद वह घर के सुरक्षा सिस्टम को बायपास करने में पूरी तरह से सफल हो गई। अब उसके सामने घर के हर एक हिस्से की लाइव फुटेज मौजूद थी, जिससे वह किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजर रख सकती थी। रात के करीब 2 बजे, जब पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था, नैना की कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक एक हलचल दिखाई दी। उसने देखा कि घर के पिछले दरवाजे से एक अज्ञात और नकाबपोश व्यक्ति बहुत ही चुपके से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। नैना तुरंत सतर्क हो गई और उसने अपने तकिए के नीचे से एक छोटा लेकिन बेहद खतरनाक हथियार निकालकर अपने पास रख लिया। वह जानती थी कि यह कोई साधारण चोर नहीं था, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति था जो किसी खास मकसद से यहां भेजा गया था। नैना ने कमरे की सारी लाइटें बुझा दीं और दरवाजे के पीछे छिपकर उस अज्ञात हमलावर के करीब आने का इंतजार करने लगी। उसने अपनी सांसों को पूरी तरह से नियंत्रित किया और अंधेरे में अपने कानों को हर छोटी से छोटी आहट सुनने के लिए केंद्रित किया। कुछ ही पलों बाद उसके कमरे के दरवाजे का हैंडल बहुत ही धीरे से और बिना कोई आवाज किए बाहर से घूमने लगा। नैना ने अपने शरीर को एक शिकारी की तरह पूरी तरह से तैयार कर लिया, जो अपने शिकार पर झपटने के लिए बिल्कुल प्रस्तुत हो। जैसे ही वह नकाबपोश आदमी कमरे के अंदर दाखिल हुआ, नैना ने बिजली की फुर्ती से उस पर एक बहुत ही जोरदार हमला किया। उसने आदमी के हाथ से चाकू छीन लिया और उसे एक ही झटके में फर्श पर बहुत ही बुरी तरह से पटक दिया। आदमी दर्द से कराह उठा, लेकिन इससे पहले कि वह कोई और हरकत कर पाता, नैना ने उसका हाथ मरोड़कर उसे पूरी तरह काबू कर लिया। नैना ने बहुत ही धीमी लेकिन बेहद खतरनाक आवाज में उस आदमी से पूछा कि उसे इस घर में मारने के लिए किसने भेजा है। वह आदमी डर से बुरी तरह कांपने लगा और उसने बहुत ही घबराई हुई आवाज में कहा कि वह सिर्फ एक भाड़े का गुंडा है। उसने बताया कि उसे एक अज्ञात व्यक्ति ने इस नई दुल्हन को डराने और घर से भागने पर मजबूर करने के लिए अच्छे पैसे दिए थे। नैना तुरंत समझ गई कि यह विक्रम या राहुल में से ही किसी एक की बहुत ही घटिया और नीच चाल हो सकती है। उसने उस आदमी को एक आखिरी चेतावनी दी और कहा कि अगर वह दोबारा यहां दिखा तो वह जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। नैना ने उस आदमी को खिड़की के रास्ते चुपचाप वहां से भाग जाने का आदेश दिया और वह बिना कोई देरी किए वहां से गायब हो गया। नैना ने राहत की एक गहरी सांस ली और अपने हथियार को वापस सुरक्षित जगह पर रखकर स्थिति पर विचार करने लगी। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि इस घर में रहना उसके लिए एक बहुत ही खतरनाक और जोखिम भरा खेल बनने वाला है, लेकिन वह किसी भी कीमत पर हार मानने वालों में से नहीं थी और यह छोटी सी घटना उसके इरादों को और मजबूत कर गई थी। अगली सुबह जब आर्यन सोकर उठा तो उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रात में उसके घर में क्या हुआ था। वह डाइनिंग रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि नैना पहले से ही वहां मौजूद थी और बहुत ही शांति से कॉफी पी रही थी। उसके चेहरे पर रात की उसके बात में पहुंचा साथे भयानक घटना का कोई भी डर या तनाव नजर नहीं आ रहा था। वह बिल्कुल सामान्य लग रही थी। आर्यन उसे देखकर एक पल के लिए ठिठक गया, क्योंकि वह उसकी इस असीम शांति और रहस्यमयी स्वभाव से लगातार उलझन में पड़ रहा था।
आर्यन ने नैना के सामने वाली कुर्सी खींची और बैठते हुए उससे पूछा कि क्या उसे इस नए घर में अच्छी नींद आई। नैना ने अपनी कॉफी का कप नीचे रखा और सीधे आर्यन की आंखों में देखते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसने कहा कि नींद तो अच्छी आई, लेकिन लगता है कि इस घर की सुरक्षा व्यवस्था में कुछ बहुत गंभीर खामियां मौजूद हैं। आर्यन की भौहें आश्चर्य और सवालिया निशान के साथ तन गईं, क्योंकि वह वैकुंठ की सुरक्षा को लेकर हमेशा से सख्त और आत्मविश्वासी था। आर्यन ने गंभीर स्वर में नैना से पूछा कि उसका इस बात से क्या मतलब है और वह किस सुरक्षा खामी की बात कर रही है। नैना ने शांत लहजे में रात की घटना का विवरण दिया, यह छिपाते हुए कि उसने अकेले ही उस गुंडे को हरा दिया था। उसने आर्यन को बताया कि रात में कोई अज्ञात व्यक्ति उसके कमरे के बाहर घूम रहा था और अंदर आने की कोशिश कर रहा था। आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने तुरंत अपने मुख्य सुरक्षा अधिकारी को कड़े कदम उठाने का आदेश दिया। सुरक्षा अधिकारी ने डरते हुए माफी मांगी और कहा कि वह तुरंत सभी सीसीटीवी फुटेज की अच्छी तरह से जांच करेगा और उस आदमी को ढूंढेगा। नैना चुपचाप बैठी, यह सब देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि आर्यन का गुस्सा असली है या यह भी कोई नाटक है। उसे पता था कि वैकुंठ परिवार का हर सदस्य किसी न किसी रहस्य से जुड़ा है और किसी पर भी भरोसा करना बेवकूफी होगी। आर्यन ने नैना की तरफ मुड़कर उससे इस भयानक घटना के लिए माफी मांगी और भरोसा दिलाया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। नैना ने बस सिर हिलाया और कहा कि उसे उम्मीद है कि आर्यन अपने वादे पर कायम रहेगा और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। आर्यन को फिर से वही अजीब सा एहसास हुआ कि यह महिला किसी भी सामान्य इंसान की तुलना में कहीं अधिक निडर और रहस्यमयी है। वह समझ नहीं पा रहा था कि 500 मिलियन वॉन के भारी कर्ज में डूबी एक आम लड़की में इतना अदम्य साहस कहां से आ सकता है। यह सवाल अब आर्यन के दिमाग में एक जुनून की तरह गूंजने लगा था और वह इसका जवाब जानने को बेताब था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, नैना अपनी असली पहचान को बहुत ही समझदारी से छिपाते हुए वैकुंठ परिवार के रहस्यों के करीब पहुंच रही थी। आर्यन अब केवल उसका पति नहीं था, बल्कि वह उसके लिए एक ऐसी जटिल पहेली बन चुका था जिसे वह हर हाल में समझना चाहती थी। उन दोनों के बीच एक अनकहा सा युद्ध शुरू हो चुका था, जहां हर एक कदम बहुत ही सोच समझकर और सावधानी से रखा जा रहा था। यह अनुबंध सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि उन दोनों की किस्मत को आपस में जोड़ने वाली एक मजबूत जंजीर बन गया था। नैना अपने कमरे में वापस लौटी और एक बार फिर अपने लैपटॉप के सामने बैठ गई। उसकी आंखों में एक नई चमक और दृढ़ संकल्प था। उसे आर्यन की सुरक्षा टीम से पहले उस नकाबपोश आदमी की असली पहचान और उसके पीछे के असली मास्टरमाइंड का पता लगाना था। उसने हैकिंग तकनीक का इस्तेमाल करके शहर के कुछ छिपे हुए नेटवर्कों को खंगालना शुरू किया, जहां उसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते थे। वह एक बात तो अच्छी तरह जानती थी कि इस खतरनाक खेल में जो पहले वार करेगा वही अंत में विजेता बनकर उभरेगा। आर्यन अपने कार्यालय में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान काम पर बिल्कुल नहीं था, बल्कि वह लगातार नैना के बारे में ही सोच रहा था। उसने अपने सचिव को नैना के उस कथित कर्ज के दस्तावेजों को एक बार फिर से और अधिक गहराई से जांचने का सख्त आदेश दिया। उसे अब पूरा शक होने लगा था कि नैना की उस लाचारी और कर्ज की कहानी के पीछे कोई बहुत बड़ा और गहरा सच छिपा हुआ है। वह किसी भी कीमत पर उस रहस्य का पर्दाफाश करना चाहता था, क्योंकि यह उसके परिवार की सुरक्षा का मामला था। वैकुंठ कॉरपोरेशन के वार्षिक समारोह की रात आ गई थी और पूरा शहर इस शानदार आयोजन की चमक से जगमगा रहा था। विशाल बॉलरूम को महंगे फूलों और रोशनियों से सजाया गया था, जहां शहर के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग मौजूद थे। नैना ने एक बेहद खूबसूरत लेकिन साधारण गहरे नीले रंग का गाउन पहना था, जो उसकी सुंदरता को और भी निखार रहा था। आर्यन काले सूट में उसके साथ खड़ा था और उन दोनों की जोड़ी वहां मौजूद हर इंसान का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी।
विक्रम, जो आर्यन का सगा चाचा और वैकुंठ का वरिष्ठ निदेशक था, अपनी कुटिल मुस्कान के साथ मेहमानों का स्वागत कर रहा था। उसकी नजरें लगातार नैना पर टिकी थीं और उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक साजिश आकार ले रही थी। विक्रम किसी भी कीमत पर आर्यन को नीचा दिखाना चाहता था और उसे लगा कि नैना इस काम के लिए सबसे आसान और कमजोर मोहरा है। उसने अपने कुछ खास लोगों को पहले ही नैना के खिलाफ एक जाल बिछाने का गुप्त आदेश दे दिया था। समारोह के बीच में विक्रम ने एक बहुत ही चालाक योजना के तहत नैना को आर्यन से अलग करने का फैसला किया। उसने आर्यन को कुछ जरूरी विदेशी निवेशकों से बात करने के बहाने अपने साथ एक तरफ बुला लिया ताकि नैना अकेली पड़ जाए। नैना एक कोने में खड़ी जूस पी रही थी। तभी शहर की कुछ सबसे घमंडी और अमीर महिलाएं उसके पास आ गईं। उनका असली मकसद नैना का सार्वजनिक रूप से अपमान करना और उसकी कथित गरीबी का सबके सामने मजाक उड़ाना था। उन महिलाओं की नेता श्रीमती कपूर ने बहुत ही व्यंग्यात्मक लहजे में नैना के कपड़ों और उसके परिवार के बारे में सवाल पूछने शुरू किए। उसने जोर से कहा कि सुना है आर्यन ने तुम्हें एक बहुत बड़े कर्ज से बचाने के लिए 500 मिलियन वॉन में खरीदा है। यह बात सुनकर आसपास खड़े अन्य मेहमान भी मुड़कर नैना की तरफ देखने लगे और वहां अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। विक्रम दूर खड़ा यह सब देख रहा था और अपनी इस घटिया योजना की सफलता पर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। आर्यन ने जब यह हंगामा सुना तो उसका खून खौल उठा और वह तुरंत नैना की मदद के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, नैना ने बेहद शांत और आत्मविश्वास भरे लहजे में बोलना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर डर या शर्मिंदगी का कोई भी नामो निशान नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक अनोखी और तेज चमक थी। नैना ने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया कि किसी की कीमत उसके बैंक खाते से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और उसकी बुद्धिमानी से तय होती है। नैना ने श्रीमती कपूर की आंखों में सीधे देखते हुए उनके पति की हालिया व्यापारिक विफलताओं का बहुत ही चतुराई से जिक्र किया। उसने बिना किसी अभद्रता के ऐसे सटीक आंकड़े और तथ्य सामने रखे कि श्रीमती कपूर का चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो गया। वहां मौजूद सभी लोग नैना की व्यापारिक समझ और उसकी हाजिर जवाबी को देखकर पूरी तरह से दंग रह गए, क्योंकि उन्हें ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आर्यन भी अपनी जगह पर रुक गया और गर्व से अपनी पत्नी को उस मुश्किल स्थिति को संभालते हुए देखने लगा। विक्रम की मुस्कान अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, क्योंकि उसका दाम उसी पर भारी पड़ गया था और नैना विजेता बनकर उभरी थी। उसने गुस्से में अपने एक विश्वासपात्र वेटर को इशारा किया कि वह अगली योजना को अंजाम दे ताकि नैना को नीचा दिखाया जा सके। वेटर एक ट्रे में लाल शराब के गिलास लेकर नैना की तरफ तेजी से बढ़ा और जानबूझकर उसके ऊपर गिरने का नाटक करने लगा। उसका मकसद नैना के महंगे गाउन को खराब करना और उसे सबके सामने एक तमाशा बनाकर अपमानित करना था। लेकिन नैना की नजरें एक चील की तरह तेज थीं और उसने उस वेटर की चाल को बहुत पहले ही भांप लिया था। जैसे ही वेटर उसके करीब आया, नैना ने बड़ी फुर्ती और समझदारी से अपने कदम पीछे खींच लिए और वेटर का संतुलन बिगड़ गया। शराब के गिलास सीधे विक्रम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारोबारी सहयोगी के ऊपर गिर गए, जिससे वहां एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। विक्रम गुस्से से पागल हो रहा था, क्योंकि उसकी सारी चालें एक के बाद एक बुरी तरह से नाकाम हो रही थीं। आर्यन नैना के पास आया और उसने बहुत ही नरमी से पूछा कि क्या वह ठीक है और उसे कोई चोट तो नहीं आई। नैना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वह बिल्कुल ठीक है और उसे इन छोटी मोटी चालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्यन ने पहली बार नैना को इतनी करीब से देखा और महसूस किया कि वह कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार है। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि इस महिला में कुछ ऐसा खास है जो उसे बाकी सभी लोगों से बिल्कुल अलग बनाता है। नैना का असली मकसद इस पार्टी में सिर्फ अपना बचाव करना नहीं था, बल्कि विक्रम के काले कारनामों के सबूत भी ढूंढने थे। उसने देखा कि विक्रम का मुख्य खजांची बार बार अपने फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति से बहुत ही घबराहट में बात कर रहा है। नैना ने बहाने से उस खजांची के करीब जाने का फैसला किया ताकि वह उसकी बातचीत सुन सके
और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सके। उसने अपनी चाल को इतना स्वाभाविक रखा कि किसी को भी उस पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। नैना ने अपने कान में लगे एक बेहद सूक्ष्म उपकरण को चालू किया, जो दूर से भी धीमी आवाजों को आसानी से पकड़ सकता था। उसने सुना कि खजांची किसी ऑफशोर खाते में बड़ी मात्रा में पैसे ट्रांसफर करने की बात कर रहा था, जिसे विक्रम ने छुपा कर रखा था। नैना ने तुरंत अपने दिमाग में उन सभी बैंक खातों के नंबर और पासवर्ड के संकेत याद कर लिए जो खजांची बोल रहा था। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि उसे उस मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का पहला और सबसे अहम सुराग मिल गया था। आर्यन ने नैना को इतनी गहराई से ध्यान केंद्रित करते हुए देखा तो वह समझ गया कि वह कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रही है। उसने बिना कुछ पूछे नैना के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया, ताकि कोई भी उसके इस काम में रुकावट न डाल सके। आर्यन की इस छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण मदद ने नैना के दिल में उसके लिए एक अजीब सा सम्मान पैदा कर दिया। दोनों के बीच बिना कोई शब्द बोले एक अनकहा समझौता हो गया था कि वे इस लड़ाई में एक साथ हैं। पार्टी खत्म होने के बाद जब वे दोनों कार से वापस घर लौट रहे थे, तो उनके बीच एक बहुत ही गहरी खामोशी छाई हुई थी। आर्यन ने कार की खिड़की से बाहर देखते हुए धीमी आवाज में कहा कि आज रात तुमने जो कुछ भी किया वह बहुत ही शानदार था। उसने स्वीकार किया कि उसने नैना को समझने में बहुत बड़ी गलती की थी, और वह सिर्फ एक पैसे के लिए बिकी हुई महिला नहीं है। नैना ने आर्यन की तरफ देखा और कहा कि अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है और आगे बहुत कुछ होना बाकी है। नैना ने आर्यन को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया कि उसका चाचा विक्रम कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है। उसने कहा कि विक्रम वैकुंठ के पैसे को गैरकानूनी तरीके से देश के बाहर भेज रहा है और कंपनी को खोखला कर रहा है। आर्यन यह सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि उसे अपने चाचा पर हमेशा से बहुत भरोसा था और उसने कभी उन पर शक नहीं किया था। नैना ने उसे भरोसा दिलाया कि वह बहुत जल्द विक्रम के खिलाफ पक्के सबूत उसके सामने पेश कर देगी। अगले दिन नैना ने अपना पूरा ध्यान विक्रम के उस खजांची द्वारा बताए गए ऑफशोर बैंक खातों की जानकारी निकालने में लगा दिया। उसने अपने गुप्त लैपटॉप का इस्तेमाल करके अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली को हैक किया और उन सभी छिपे हुए खातों तक पहुंचने की कोशिश की। यह काम बहुत ही जोखिम भरा था, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी उसकी असली पहचान को सबके सामने ला सकती थी। लेकिन नैना अपने काम में बेहद माहिर थी और वह बिना कोई निशान छोड़े डिजिटल दुनिया में किसी भी सिस्टम को भेद सकती थी। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद नैना को आखिरकार उन खातों का पूरा विवरण मिल गया जहां वैकुंठ का सारा पैसा भेजा जा रहा था। उसने देखा कि हर महीने करोड़ों वॉन एक फर्जी धर्मार्थ संस्था के नाम पर जमा किए जा रहे थे, जिसे विक्रम चलाता था। यह एक बहुत ही सफाई से किया गया अपराध था, जिसे आम तौर पर कोई भी सरकारी एजेंसी आसानी से नहीं पकड़ सकती थी। नैना ने उन सभी लेन देन के रिकॉर्ड डाउनलोड कर लिए और उन्हें एक बहुत ही सुरक्षित फोल्डर में छिपा दिया। उसी समय विक्रम अपने शानदार कार्यालय में बैठा गुस्से से उबल रहा था, क्योंकि पिछली रात की असफलता उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। उसने अपने सबसे खास आदमी को बुलाया और आदेश दिया कि वह नैना के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी खोज कर लाए। विक्रम समझ चुका था कि आर्यन की यह नई पत्नी कोई साधारण लड़की नहीं है और वह उनके रास्ते का बहुत बड़ा कांटा बन सकती है। उसने कसम खाई कि वह किसी भी कीमत पर नैना को अपने रास्ते से हटाकर ही चैन की सांस लेगा। आर्यन भी चुप नहीं बैठा था और उसने अपने स्तर पर विक्रम के वित्तीय लेन देन की बहुत ही गुप्त जांच शुरू कर दी थी। वह यह देखकर बुरी तरह से चौंक गया कि नैना की कही हुई हर एक बात बिल्कुल सच थी और विक्रम कंपनी को धोखा दे रहा था। आर्यन के दिल में विक्रम के लिए जो भी थोड़ा बहुत सम्मान बचा था, वह अब हमेशा के लिए नफरत में बदल गया था। उसने तय किया कि वह नैना के साथ मिलकर विक्रम के इस पूरे काले साम्राज्य को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। दोपहर के समय नैना आर्यन के कार्यालय में गई और उसने दरवाजा अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लिया ताकि कोई आ न सके। उसने अपनी पेन ड्राइव आर्यन के कंप्यूटर में लगाई
और उसे वे सारे सबूत दिखाए जो उसने पिछली रात से लेकर अब तक इकट्ठा किए थे। आर्यन उन्हें 17 आर्यन वो में थे। दस्तावेजों को देखकर पूरी तरह से सन्न रह गया, क्योंकि घोटाला उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा और भयानक था। उसने नैना की तरफ बहुत ही सम्मान भरी नजरों से देखा और उसकी अद्भुत बुद्धिमानी की खुलकर तारीफ की। नैना ने आर्यन को समझाया कि अभी उन्हें विक्रम के सामने यह बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देना है कि उन्हें उसका राज पता चल गया है। उसने कहा कि विक्रम बहुत ही चालाक है और अगर उसे जरा सा भी शक हुआ तो वह सारे सबूत पल भर में मिटा देगा। आर्यन ने नैना की बात से सहमति जताई और वादा किया कि वह बिल्कुल सामान्य व्यवहार करेगा, जैसे उसे कुछ भी पता न हो। दोनों ने एक बहुत ही मजबूत और गुप्त गठबंधन बना लिया था, जिसका मकसद वैकुंठ को विक्रम के चंगुल से बचाना था। विक्रम ने नैना पर दबाव बनाने के लिए एक नई चाल चली और उसने वैकुंठ की एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना का सारा काम नैना को सौंप दिया। उसका असली मकसद नैना को एक ऐसे काम में उलझाना था जिसे वह पूरा न कर सके और फिर उसे सबके सामने अयोग्य साबित किया जा सके। यह परियोजना बहुत ही जटिल थी और इसके लिए वर्षों के अनुभव और गहरी व्यावसायिक समझ की जरूरत थी, जो विक्रम के हिसाब से नैना के पास नहीं थी। लेकिन वह नहीं जानता था कि नैना के लिए यह एक बहुत ही आसान काम था। नैना ने बहुत ही शांति और आत्मविश्वास के साथ उस परियोजना की सारी फाइलें लीं और उन पर बहुत ही गहराई से काम करना शुरू कर दिया। उसने परियोजना की हर एक बारीकी का बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया और उन सभी कमियों को खोज निकाला जो पहले नजरअंदाज कर दी गई थीं। उसने रात दिन एक करके एक ऐसी नई और शानदार रणनीति तैयार की जो कंपनी के लिए करोड़ों का मुनाफा ला सकती थी। आर्यन ने जब नैना की उस रिपोर्ट को देखा तो वह उसकी अद्भुत प्रतिभा का पूरी तरह से कायल हो गया। विक्रम ने निदेशक मंडल की एक विशेष बैठक बुलाई ताकि वह नैना को उस परियोजना में विफल होने पर सबके सामने बुरी तरह से अपमानित कर सके। लेकिन जब नैना ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी और हर एक बिंदु को बहुत ही सटीकता और आत्मविश्वास के साथ समझाया, तो सभी लोग हैरान रह गए। बड़े बड़े और अनुभवी निवेशक भी नैना की व्यापारिक समझ और उसकी दूरदर्शिता को देखकर तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। विक्रम का चेहरा निराशा और गुस्से से पूरी तरह से पीला पड़ गया, क्योंकि उसका एक और मजबूत दांव उल्टा पड़ गया था। आर्यन ने भरी बैठक में खड़े होकर नैना की उस शानदार योजना को तुरंत मंजूरी दे दी और उसे परियोजना का मुख्य प्रभारी बना दिया। यह विक्रम के लिए एक बहुत बड़ी और करारी हार थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि नैना इतनी जल्दी कंपनी में इतनी बड़ी जगह बना लेगी। नैना ने विक्रम की तरफ देखकर एक बहुत ही ठंडी और रहस्यमयी मुस्कान दी, जिसने विक्रम के अंदर एक अनजाना सा डर पैदा कर दिया। वह अब पूरी तरह से समझ चुका था कि उसका सामना किसी बहुत ही खतरनाक और चतुर इंसान से है। बैठक के बाद विक्रम ने अपने एक बहुत ही खास और खतरनाक आदमी को फोन किया जो अंडरवर्ल्ड के लोगों से सीधा संपर्क रखता था। उसने आदेश दिया कि इस नई मुसीबत का कोई पक्का और स्थायी इलाज ढूंढना होगा, क्योंकि वह व्यापारिक तरीकों से नैना को हरा नहीं पा रहा था। विक्रम अब पूरी तरह से हताश हो चुका था और अपने लालच को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वहीं दूसरी तरफ नैना को इस बात का पूरा एहसास था कि अब असली और खतरनाक खेल शुरू होने वाला है। रात के समय नैना अपने कमरे में बैठकर अपने हथियारों की अच्छी तरह से सफाई कर रही थी, क्योंकि उसे आने वाले खतरे का पूरा आभास था। उसने अपनी विशेष बंदूक में गोलियां भरीं और अपने कपड़ों के अंदर एक बहुत ही धारदार चाकू छिपा लिया, जो किसी भी समय काम आता है सकता था। वह जानती थी कि विक्रम अब अपनी हार का बदला लेने के लिए सीधे और जानलेवा हमले करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। नैना का चेहरा एकदम कठोर था और उसकी आंखों में एक सच्चे और निडर योद्धा की चमक साफ दिखाई दे रही थी। आर्यन अपने कमरे में लेटकर नैना के बारे में ही सोच रहा था और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही थी। वह इस बात से बहुत ज्यादा हैरान था कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली लड़की ने इतने बड़े साम्राज्य की राजनीति को इतनी आसानी से संभाल लिया। आर्यन को अब नैना की असली सच्चाई जानने की बहुत ज्यादा जल्दी
थी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि वह उससे बहुत कुछ छिपा रही है। वह बिना नैना को बताए अपने स्तर पर उसकी असली पहचान की खोज करने का पक्का इरादा कर चुका था। रात का अंधेरा वैकुंठ हवेली पर एक भारी चादर की तरह फैल चुका था और चारों ओर एक अजीब सा डरावना सन्नाटा छाया हुआ था। विक्रम अपने गुप्त कार्यालय में बैठा था और उसका चेहरा गुस्से और निराशा से पूरी तरह विकृत हो चुका था। उसने अपने सबसे खतरनाक और महंगे हथियारों के समूह को आज रात का काम सौंप दिया था। उसका एकमात्र लक्ष्य उस महिला को हमेशा के लिए खत्म करना था, जिसने उसकी बरसों की मेहनत और योजनाओं पर पानी फेर दिया था। उसे अपनी जीत का पूरा भरोसा था, क्योंकि ये हत्यारे कभी अपना शिकार नहीं छोड़ते थे। दूसरी तरफ नैना अपने कमरे में बिल्कुल जाग रही थी और उसे किसी भी तरह की नींद नहीं आ रही थी। उसका प्रशिक्षित दिमाग खतरे को बहुत पहले ही भांप चुका था और उसे पता था कि विक्रम अब चुप नहीं बैठेगा। उसने कमरे की सभी लाइटें बुझा दी थीं और बस खिड़की से छनकर आ रही हल्की चांदनी में खड़ी थी। नैना ने अपने काले सामरिक कपड़े पहन लिए थे, जो उसे रात के अंधेरे में पूरी तरह से अदृश्य बना देते थे। उसने अपने हाथों में विशेष दस्ताने पहने और अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए आने वाले खतरे का इंतजार करने लगी। अचानक हवेली के पिछले हिस्से से एक बहुत ही धीमी और लगभग न सुनाई देने वाली आहट नैना के कानों में पड़ी। हवेली की अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली को किसी ने बहुत ही पेशेवर तरीके से बंद कर दिया था, जिससे कोई अलार्म नहीं बजा। 6 नकाबपोश और पूरी तरह से हथियारबंद हथियारे बिल्लियों की तरह दबे पांव हवेली के अंदर दाखिल हो चुके थे। उनके हाथों में साइलेंसर लगी बंदूकें और बेहद धारदार सामरिक चाकू थे, जो किसी भी इंसान के शरीर को आसानी से चीर सकते थे। वे बहुत ही तेजी से नैना के कमरे की तरफ सीढ़ियां चढ़ रहे थे। उसी समय आर्यन अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था, क्योंकि उसके मन में एक बहुत ही अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है और यह भावना उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने अचानक महसूस किया कि हवेली के बाहर तैनात सुरक्षा गार्ड अपनी जगह पर मौजूद नहीं है और पूरी हवेली रहस्यमयी ढंग से शांत है। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने तुरंत अपनी अलमारी से अपनी लाइसेंसी बंदूक निकाली और उसे लोड किया। वह दबे पांव नैना के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। हत्यारों का नेता नैना के कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर पहुंच गया और उसने अपने साथियों को रुकने का इशारा किया। उसने एक विशेष उपकरण का उपयोग करके दरवाजे के इलेक्ट्रॉनिक लॉक को बिना कोई आवाज किए कुछ ही सेकंड में खोल लिया। वे बहुत ही सावधानी से कमरे के अंदर घुसे, लेकिन वहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही घना अंधेरा था। बिस्तर बिल्कुल खाली था और कमरे में किसी की भी मौजूदगी का कोई भी संकेत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक दरवाजे के पीछे से एक ठंडी और खतरनाक आवाज गूंजी। नैना, जो छत के एक कोने में पाइप के सहारे लटकी हुई थी, अचानक एक शिकारी चीते की तरह उन पर झपटी। उसने सबसे पीछे खड़े हत्यारे की गर्दन को अपने पैरों से जकड़ा और एक झटके में उसे बेहोश कर दिया। उसके जमीन पर गिरते ही बाकी के 5 हत्यारे चौंक गए और उन्होंने अपनी बंदूकें उस दिशा में तान दी, लेकिन नैना वहां से गायब थी। वह अंधेरे का बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल कर रही थी और हर एक पल अपनी जगह तेजी से बदल रही थी। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं, बल्कि एक घातक नृत्य था। एक हत्यारे ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन साइलेंसर के कारण केवल हल्की सी आवाज ही गूंज रही थी। नैना ने बिजली की फुर्ती से उस आदमी के हाथ पर वार किया, जिससे उसकी बंदूक दूर जाकर फर्श पर गिर गई। उसने अपने एक जोरदार घूंसे से उस आदमी का जबड़ा तोड़ दिया और वह बिना कोई आवाज किए सीधा जमीन पर गिर पड़ा। बाकी बचे 4 लोगों ने अब एक साथ नैना पर हमला कर दिया और अपने खूंखार चाकू निकाल लिए, लेकिन नैना के लिए यह सब एक बहुत ही आसान सा खेल लग रहा था। ठीक उसी पल आर्यन ने नैना के कमरे का दरवाजा खोला और सामने का दृश्य देखकर वह पूरी तरह से सन्न रह गया। चांदनी की हल्की रोशनी में उसने देखा कि उसकी पत्नी, जो हमेशा शांत रहती थी, वह किसी खूंखार जानवर की तरह लड़ रही है।
नैना की हर एक चाल इतनी सटीक और घातक थी कि वह किसी भी पेशेवर सेना के सबसे बेहतरीन कमांडो को भी मात दे सकती थी। आर्यन बिना कोई आवाज किए दरवाजे पर ही रुक गया और उस अद्भुत और जानलेवा लड़ाई को अपनी आंखों से देखने लगा। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। नैना ने एक हत्यारे के चाकू वाले वार को बहुत ही आसानी से टाला और उसकी कलाई मरोड़कर चाकू उसी के पैर में घोंप दिया। उसने हवा में एक शानदार उछाल लिया और दूसरे आदमी की छाती पर एक जोरदार लात मारी, जिससे वह दीवार से जा टकराया। केवल कुछ ही मिनटों के अंदर वे सभी 6 खूंखार हत्यारे जमीन पर बेसुध पड़े हुए थे और उनके शरीर से खून बह रहा था। नैना की सांसें थोड़ी तेज हो गई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी वही खतरनाक और रहस्यमयी शांति साफ छाई हुई थी। अचानक नैना को महसूस हुआ कि कमरे के दरवाजे पर कोई खड़ा है और उसने तुरंत अपनी जगह से मुड़कर उस तरफ देखा। उसने अंधेरे में आर्यन की परछाई को पहचान लिया, जो अभी भी अपनी बंदूक हाथ में लिए मूर्ति की तरह जड़ खड़ा था। नैना ने एक गहरी सांस ली और अपने बिखरे हुए बालों को पीछे करते हुए कमरे की मुख्य लाइट को चालू कर दिया। रोशनी होते ही आर्यन ने फर्श पर पड़े उन खतरनाक आदमियों को और नैना के उस खूंखार रूप को बहुत ही करीब से देखा। दोनों के बीच एक लंबी और भारी खामोशी छा गई। आर्यन ने अपनी बंदूक को नीचे किया और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए नैना के बेहद करीब आकर खड़ा हो गया। उसने उन बेहोश गुंडों की तरफ इशारा करते हुए बहुत ही गंभीर और कठोर आवाज में पूछा कि यह सब आखिर क्या है। नैना ने उसकी आंखों में बिना किसी डर के देखा और जवाब दिया कि ये विक्रम द्वारा भेजे गए पेशेवर हत्यारे हैं। आर्यन ने नैना की तरफ बहुत ही ध्यान से देखा और पूछा कि एक आम लड़की जो कर्ज में डूबी है, वह इतने खतरनाक लोगों को कैसे हरा सकती है। नैना समझ गई कि अब उस नाटक को और ज्यादा देर तक खींचने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आर्यन सब देख चुका है। उसने बहुत ही शांत स्वर में आर्यन को बताया कि वह कोई कर्ज में डूबी हुई लाचार और बेबस महिला बिल्कुल नहीं है। उसने खुलासा किया कि वह एक बहुत ही उच्च स्तरीय सरकारी अन्वेषक है, जिसे विशेष रूप से इस कंपनी की जांच करने के लिए भेजा गया है। नैना ने बताया कि विक्रम का मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा और खतरनाक खतरा बन चुका है। आर्यन यह सुनकर एक पल के लिए पीछे हट गया, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। उसने गुस्से में कहा कि 500 मिलियन वॉन का वह अनुबंध और उसकी मजबूरी की कहानी सब कुछ एक बहुत बड़ा झूठ था। नैना ने आर्यन की बात से सहमति जताते हुए कहा कि उसे आर्यन के करीब पहुंचने के लिए बस एक मजबूत और पुख्ता बहाने की जरूरत थी। आर्यन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन साथ ही वह नैना की इस अद्भुत प्रतिभा और साहस से बहुत ज्यादा प्रभावित भी हो रहा था। नैना ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही नरमी से कहा कि उनका लक्ष्य एक ही है और वह है विक्रम का खात्मा। उसने कहा कि विक्रम वैकुंठ को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है और आर्यन को अपनी कंपनी को बचाने के लिए उसकी मदद की जरूरत है। आर्यन ने नैना की आंखों में देखा और उसे वहां केवल सच्चाई और एक बहुत ही गहरा संकल्प दिखाई दिया, जो झूठ नहीं हो सकता था। उसने नैना का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि आज से उनके बीच का वह सारा झूठा अनुबंध हमेशा के लिए खत्म हो गया है। आर्यन ने बहुत ही भारी और दृढ़ आवाज में कहा कि अब वे दोनों एक असली और मजबूत गठबंधन बनाएंगे, जिसमें कोई झूठ नहीं होगा। उसने कहा कि वह विक्रम के खिलाफ इस खतरनाक लड़ाई में नैना का पूरा साथ देगा और उसे हर जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएगा। नैना के बाहर होठों पर एक बहुत ही सुंदर और सच्ची मुस्कान उभर आई, क्योंकि उसे आखिरकार एक ऐसा साथी मिल गया था जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। उस रात के खूनी खेल ने उन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बना दिया था जो किसी भी दिखावटी अनुबंध से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा था। आर्यन ने तुरंत अपने कुछ सबसे वफादार और गुप्त कर्मचारियों को बुलाया ताकि उन बेहोश हत्यारों को वहां से हटाया जा सके। उसने आदेश दिया कि इन गुंडों को शहर से बाहर एक गुप्त जगह पर ले जाया जाए और पुलिस को इसकी भनक भी न लगने दी जाए। नैना आर्यन के इस त्वरित और सटीक निर्णय लेने की क्षमता को देखकर मन ही मन
उसकी काफी तारीफ कर रही थी। कुछ ही समय में कमरा पूरी तरह से साफ हो गया और ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां कभी कुछ भयानक हुआ ही नहीं था। सब कुछ साफ होने के बाद आर्यन और नैना उसके विशाल और सुरक्षित अध्ययन कक्ष में बैठकर आगे की योजना बनाने लगे। नैना ने अपने कंप्यूटर पर वे सभी सबूत खोले जो उसने विक्रम के खिलाफ अब तक बड़ी मेहनत से इकट्ठा किए थे। उसने आर्यन को दिखाया कि विक्रम कैसे कंपनी के अलग अलग विभागों में अपने खास लोगों को बिठाकर करोड़ों का घोटाला कर रहा है। आर्यन ने उन दस्तावेजों को बहुत ही ध्यान से पढ़ा और उसका खून एक बार फिर से अपने चाचा की इस गद्दारी पर खौलने लगा। नैना ने आर्यन को बताया कि विक्रम का सबसे बड़ा राज एक विशेष गुप्त सर्वर में छिपा हुआ है जिसे हैक करना बहुत मुश्किल है। उसने कहा कि वह सर्वर विक्रम के एक बहुत ही सुरक्षित और छिपे हुए गैर सरकारी संगठन के मुख्यालय के अंदर रखा गया है। आर्यन ने तुरंत कहा कि वह उस इमारत को बहुत अच्छी तरह से जानता है और वहां तक पहुंचने के लिए वह अपने सभी संपर्कों का इस्तेमाल करेगा। नैना ने आर्यन की तरफ देखकर कहा कि यह काम बहुत ही जोखिम भरा होगा और इसमें उनकी जान भी जा सकती है। आर्यन ने एक बहुत ही शांत लेकिन खतरनाक मुस्कान के साथ कहा कि वह अपने परिवार और कंपनी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने नैना की आंखों में देखते हुए कहा कि जब तक उसके साथ एक इतनी शानदार योद्धा है तो उसे किसी भी खतरे का डर नहीं है। आर्यन की इन बातों ने नैना के दिल की धड़कनों को कुछ पल के लिए बहुत तेज कर दिया और वह थोड़ी असहज महसूस करने लगी। यह पहली बार था जब किसी आदमी ने उसकी ताकत और उसकी क्षमता की इतनी खुलकर और सच्चे मन से प्रशंसा की थी। अगली सुबह हवेली का माहौल बिल्कुल सामान्य था और विक्रम को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि रात में क्या हुआ है। विक्रम नाश्ते की मेज पर बड़े मजे से कॉफी पी रहा था और सोच रहा था कि अब तक उसे नैना की मौत की खबर मिल जानी चाहिए थी। तभी आर्यन और नैना एक साथ सीढ़ियों से नीचे उतरे और दोनों के चेहरे पर एक बहुत ही शांत और अजीब सी चमक मौजूद थी। विक्रम नैना को सही सलामत और जिंदा देखकर बुरी तरह से चौंक गया और उसके हाथ से कॉफी का कप छूटते छूटते बचा। नैना ने विक्रम की तरफ देखकर बहुत ही मीठी और रहस्यमयी मुस्कान दी जिसने विक्रम के अंदर तक एक खौफ पैदा कर दिया। उसने विक्रम से पूछा कि क्या वह रात में ठीक से सो पाए थे, क्योंकि उसे लगा कि रात में कुछ ज्यादा ही शोर हो रहा था। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया और वह अपनी घबराहट को छिपाने की बहुत ही नाकाम कोशिश करते हुए झूठी खांसी खांसने लगा। आर्यन चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गया और विक्रम की इस दयनीय हालत को देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। नाश्ता खत्म करने के बाद विक्रम तुरंत अपने कमरे में गया और उसने अपने उन हत्यारों से संपर्क करने की बार बार कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से केवल सन्नाटा ही आ रहा था और उसे समझ में आ गया कि उसका यह खूंखार दांव भी पूरी तरह से उल्टा पड़ गया है। वह बुरी तरह से पसीने में भीग चुका था क्योंकि उसे यह अंदाजा हो गया था कि नैना कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि मौत का दूसरा नाम है। विक्रम को अब अपने खुद के जीवन पर एक बहुत बड़ा और भयानक खतरा मंडराता हुआ साफ दिखाई देने लगा था। दिन के समय आर्यन और नैना ने उस गुप्त इमारत में घुसने के लिए अपनी एक बहुत ही विस्तृत और सटीक योजना तैयार कर ली। नैना ने हवेली के अंदर ही एक छोटा सा सामरिक नियंत्रण कक्ष बना लिया था जहां से वह पूरे शहर के नेटवर्क पर नजर रख सकती थी। उसने आर्यन को कुछ खास जासूसी उपकरण दिए और उन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका बहुत ही बारीकी से समझाया ताकि कोई गलती ना हो। आर्यन एक बहुत ही अच्छे और आज्ञाकारी छात्र की तरह नैना की हर एक बात को ध्यान से सुन रहा था और समझ रहा था। आर्यन जब नैना को इतनी गंभीरता से काम करते हुए देखता था तो उसके मन में नैना के प्रति एक बहुत ही गहरा आकर्षण पैदा होने लगता था। वह उसकी तेज बुद्धि और उसकी निडरता का पूरी तरह से दीवाना हो चुका था और उसे यह स्वीकार करने में अब कोई झिझक नहीं थी। वह अब नैना को अपनी पत्नी नहीं बल्कि एक ऐसी महान रानी के रूप में देख रहा था जो पूरे वैकुंठ साम्राज्य को बचा सकती थी। आर्यन ने तय कर लिया था कि यह सब खत्म होने के बाद वह नैना को अपनी असली दुनिया का हिस्सा बनाएगा।
नैना को भी आर्यन की उन गहरी और प्यार भरी नजरों का एहसास बहुत ही अच्छी तरह से होने लगा था, जो हमेशा उस पर टिकी रहती थीं। हालांकि उसका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित था, लेकिन आर्यन की मौजूदगी उसे एक अजीब सी खुशी और शांति प्रदान कर रही थी। उसने कभी भी अपने कठोर जीवन में किसी पुरुष के साथ इतने गहरे और भावनात्मक जुड़ाव की उम्मीद या कल्पना बिल्कुल भी नहीं की थी। लेकिन आर्यन का यह नया रूप और उसका सच्चा समर्थन नैना के दिल के कठोर आवरण को धीरे धीरे पूरी तरह पिघला रहा था। शाम के समय नैना ने अपने सभी उपकरणों की एक बार फिर से बहुत ही बारीकी से जांच की और सुनिश्चित किया कि सब कुछ सही है। उसने आर्यन को बताया कि आज रात वे उस इमारत में घुसेंगे और विक्रम के उस मुख्य सर्वर को हमेशा के लिए हैक कर लेंगे। यह उनके पूरे बहुत की इन्हीं अभियान का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक हिस्सा था, जिसमें किसी भी तरह की कोई भी चूक उनके लिए बहुत भारी पड़ सकती थी। आर्यन ने अपनी पिस्तौल को लोड किया और नैना की तरफ एक बहुत ही दृढ़ और आत्मविश्वास भरी नजरों से देखा। रात के 11 बज चुके थे और शहर की ज्यादातर सड़कें अब पूरी तरह से सुनसान हो चुकी थीं। जब दोनों एक साधारण कार में बाहर निकले, आर्यन कार चला रहा था और नैना अपने लैपटॉप पर उस इमारत के सुरक्षा ग्रिड को लगातार स्कैन कर रही थी और जानकारी जुटा रही थी। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन उनकी वह लंबी खामोशी ही उनके दृढ़ इरादों को बहुत ही स्पष्ट रूप से बयां कर रही थी। वे उस तूफान की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, जो वैकुंठ के भविष्य का असली फैसला करने वाला था। कार उस विशाल और सुरक्षित इमारत के कुछ 100 मीटर दूर एक बहुत ही अंधेरी और सुनसान गली में जाकर चुपचाप रुक गई। नैना ने अपना लैपटॉप बंद किया और अपने हथियार की जांच करते हुए आर्यन को उस खतरनाक मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का इशारा किया। आर्यन ने कार का इंजन बंद कर दिया और एक गहरी सांस लेकर अपने आप को उस आने वाली भयानक लड़ाई के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। वे दोनों अब एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले थे जहां से किसी भी तरह की कोई वापसी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थी। इमारत के बाहर घना अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। नैना और आर्यन ने काले कपड़े पहने थे जो उन्हें पूरी तरह छिपा रहे थे। विक्रम का यह मुख्यालय बाहर से एक साधारण जगह लग रही थी, लेकिन इसकी सुरक्षा किसी बड़े सैन्य अड्डे से कम नहीं थी। नैना ने अपने चश्मे से इमारत का मुआयना किया और कैमरों की स्थिति का पता लगाया। आर्यन पूरी तरह सतर्क था और उसने अपनी पिस्तौल मजबूती से पकड़ी हुई थी। नैना ने अपने इलेक्ट्रॉनिक पैड पर कुछ बटन दबाए और मुख्य द्वार के कैमरे को लूप पर सेट कर दिया। उसने आर्यन को अपने पीछे आने का इशारा किया और दोनों खामोशी से दीवार फांदकर अंदर परिसर में दाखिल हो गए। परिसर में कई सशस्त्र गार्ड गश्त लगा रहे थे और उनके पास खतरनाक कुत्ते भी थे। नैना ने एक विशेष रसायन का छिड़काव किया, जिससे कुत्तों के सूंघने की क्षमता कुछ देर के लिए पूरी तरह से खत्म हो गई। दोनों ने अंधेरे कोनों का सहारा लेते हुए इमारत के पिछले दरवाजे तक अपनी पहुंच बना ली, जो भारी लॉक से सुरक्षित था। नैना ने अपनी किट से एक शक्तिशाली लेजर कटर निकाला और उस भारी ताले को काटना शुरू कर दिया। इस काम में बहुत सावधानी की जरूरत थी, क्योंकि जरा सी भी आवाज गार्डों को अलर्ट कर सकती थी। आर्यन ने अपने शरीर से नैना को पूरी तरह कवर कर लिया था, ताकि रोशनी बाहर किसी को दिखाई न दे। कुछ ही मिनटों की कड़ी मेहनत के बाद वह भारी दरवाजा बिना कोई आवाज किए खुल गया और दोनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर का नजारा बाहर से बिल्कुल अलग था, क्योंकि यहां हर तरफ अत्याधुनिक तकनीक का जाल बिछा हुआ था। नैना ने अपने चश्मे से उन अदृश्य लेजर किरणों को देखा जो किसी भी घुसपैठिए को तुरंत भून सकती थीं। उसने आर्यन को एक विशेष स्प्रे दिया, जिसे हवा में छिड़कते ही वे सभी किरणें साफ दिखाई देने लगीं। अब उनके सामने एक मुश्किल और खतरनाक चुनौती थी, क्योंकि उन्हें इन लेजर किरणों के बीच से होकर गुजरना था। नैना का शरीर रबर की तरह लचीला था और वह बहुत आसानी से उन किरणों के नीचे से खिसककर दूसरी तरफ पहुंच गई। आर्यन के लिए यह थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसने भी नैना के निर्देशों का पालन किया और बहुत सावधानी से आगे बढ़ा। एक जगह आर्यन का पैर फिसलने ही वाला था, लेकिन नैना ने उसे बचा लिया। इस छोटी सी घटना ने दोनों को एक दूसरे के बहुत करीब ला दिया था
और उनकी सांसें टकरा रही थीं। आर्यन ने नैना की आंखों में देखा, जो चिंता और परवाह से भरी हुई थीं, और उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। नैना ने भी आर्यन की मजबूत पकड़ को महसूस किया और उसके दिल की धड़कनें कुछ पल के लिए तेज हो गईं। लेकिन यह समय भावनाओं में बहने का नहीं था, इसलिए दोनों ने तुरंत खुद को संभाला। वे मुख्य सर्वर रूम के बाहर पहुंच गए, जो एक भारी और मजबूत तिजोरी जैसे दरवाजे के पीछे स्थित था। इस दरवाजे को खोलने के लिए रेटिना स्कैन और एक जटिल पासवर्ड की जरूरत थी, जो केवल विक्रम के पास था। लेकिन आर्यन के पास कंपनी के कुछ सबसे गुप्त और मास्टर कोड हमेशा से मौजूद रहते थे। आर्यन ने कीपैड पर अपना मास्टर कोड दर्ज किया और नैना ने एक उपकरण की मदद से स्कैनर को हैक कर लिया। दरवाजा एक हल्की सी आवाज के साथ खुल गया और वे दोनों उस विशाल सर्वर रूम के अंदर दाखिल हो गए। कमरा नीली रोशनी से नहाया हुआ था और वहां रखी मशीनें लगातार काम कर रही थीं, जिनमें सारे काले राज दबे थे। नैना ने बिना समय बर्बाद किए अपना मुख्य लैपटॉप सर्वर से जोड़ दिया और डेटा को डिक्रिप्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। विक्रम ने अपने डेटा को बचाने के लिए कई तरह के सुरक्षा कवच लगा रखे थे। नैना की उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की गति से चल रही थीं और उसकी आंखें कोडिंग के जाल को पढ़ रही थीं। आर्यन दरवाजे के पास खड़ा निगरानी कर रहा था और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए अपनी पिस्तौल तैयार रखे हुए था। उसे नैना पर पूरा भरोसा था और वह उसकी अद्भुत तकनीकी क्षमता को देखकर एक बार फिर बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा था। कुछ ही मिनटों में नैना ने पहला सुरक्षा कवच पूरी तरह तोड़ दिया। स्क्रीन पर वैकुंठ के हजारों करोड़ वॉन के गैरकानूनी लेन देन का पूरा विवरण एक एक करके उनके सामने खुलकर आने लगा। विक्रम ने अनाथालयों और अस्पतालों के नाम पर कई फर्जी खाते बना रखे थे, जहां वह कंपनी का सारा पैसा भेज रहा था। नैना ने उस सारे डेटा को अपनी एक सुरक्षित और गुप्त हार्ड ड्राइव में कॉपी करना शुरू कर दिया, जिसमें थोड़ा समय लगने वाला था। आर्यन के भीतर विक्रम के लिए नफरत की आग और भड़क उठी। अचानक सर्वर रूम की नीली लाइटें लाल रंग में बदल गईं और एक बहुत धीमा लेकिन खतरनाक सायरन बजने लगा। नैना समझ गई कि विक्रम के सिस्टम ने उनके हैकिंग के प्रयास को पकड़ लिया है और गार्डों को अलर्ट भेज दिया गया है। उसने आर्यन को बताया कि डेटा कॉपी होने में अभी 2 मिनट और लगेंगे और तब तक उन्हें उन गार्डों को रोकना होगा। आर्यन ने तुरंत दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह लॉक कर दिया और पोजीशन ले ली। बाहर से भारी जूतों की आवाजें आ रही थीं और कई गार्ड सर्वर रूम के दरवाजे को जोर से पीटने लगे थे। आर्यन ने शांत दिमाग से दरवाजे के कमजोर हिस्सों का अनुमान लगाया और अपनी बंदूक से उन पर सटीक निशाना साध लिया। नैना का पूरा ध्यान अपनी स्क्रीन पर था, जहां प्रगति की पट्टी बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही थी और समय खत्म हो रहा था। गार्डों ने दरवाजे को तोड़ने के लिए एक छोटे विस्फोटक का इस्तेमाल किया। जैसे ही धमाके का धुआं थोड़ा कम हुआ, आर्यन ने बिना समय गंवाए उन गार्डों पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं, जिससे वे पीछे हट गए। आर्यन की हर एक गोली सटीक निशाने पर लग रही थी और वह अकेले ही पूरी फौज को अंदर आने से रोक रहा था। नैना ने देखा कि डेटा कॉपी होने का काम पूरा हो गया है और उसने अपनी हार्ड ड्राइव को बाहर निकाल लिया। उसने आर्यन को बताया कि अब उन्हें यहां से निकलना होगा। नैना ने छत पर लगे एक एयर वेंट को देखा, जो उन्हें इमारत के पिछले हिस्से तक सुरक्षित बाहर निकाल सकता था। उसने छलांग लगाई और उस वेंट के कवर को अपने हाथों से खींचकर पूरी तरह तोड़ दिया, ताकि वे अंदर घुस सकें। आर्यन ने आखिरी बार गार्डों पर कुछ गोलियां दागीं और दौड़कर नैना की मदद से उस छोटे वेंट के अंदर चढ़ गया। जैसे ही वे अंदर गए, गार्ड सर्वर रूम में घुस आए, लेकिन तब तक वे निकल चुके थे। एयर वेंट के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा और धूल थी, जिससे उन्हें सांस लेने में भारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। आर्यन और नैना बहुत संकरी जगह में रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे और उनके शरीर एक दूसरे से बार बार टकरा रहे थे। इस खतरनाक स्थिति में भी आर्यन को नैना की मौजूदगी से एक गहरी और अजीब सी ऊर्जा मिल रही थी। नैना ने भी आर्यन की हिम्मत और उसके अचूक निशाने की मन बहुत तारीफ की।
रेंगते हुए वे आखिरकार इमारत की छत पर पहुंच गए, जहां ठंडी हवा ने उन्हें एक बहुत बड़ी राहत प्रदान की। लेकिन उनकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई थीं, क्योंकि विक्रम के आदमी इमारत के चारों ओर फैल चुके थे और उन्हें ढूंढ रहे थे। नैना ने छत से नीचे देखा और एक संकरी गली में कूड़े के कुछ बड़े डिब्बों को देखा जो उनकी मदद कर सकते थे। उसने आर्यन को बताया कि उन्हें यहां से सीधे उन डिब्बों के ऊपर छलांग लगानी होगी। आर्यन ने एक पल के लिए ऊंचाई को देखा, लेकिन जब उसने नैना की आत्मविश्वास से भरी आंखों को देखा तो उसका डर गायब हो गया। नैना ने आर्यन का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और दोनों ने एक साथ उस ऊंची छत से अंधेरे में नीचे छलांग लगा दी। वे ठीक कूड़े के उनती है बड़े डिब्बों के ऊपर गिरे, जिससे उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन वे गंदे हो गए। उन्होंने बिना समय बर्बाद किए अपनी कार की तरफ दौड़ लगाई जो सुरक्षित थी। आर्यन ने कार का इंजन चालू किया और बहुत तेजी से उस खतरनाक इलाके से बाहर निकलकर सुरक्षित सड़क पर आ गया। कार के अंदर एक बहुत भारी लेकिन सुकून भरी खामोशी थी और दोनों की सांसें अभी भी काफी तेज चल रही थीं। आर्यन ने नैना की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कालिख लगी हुई थी, लेकिन वह फिर भी उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी। नैना ने अपनी जेब से वह हार्ड ड्राइव निकाली और आर्यन को विजयी मुस्कान दी। इस हार्ड ड्राइव में विक्रम को हमेशा के लिए जेल के अंदर भेजने और वैकुंठ को बचाने के सभी पक्के सबूत मौजूद थे। आर्यन ने कार को एक सुनसान जगह पर रोका और नैना की तरफ मुड़कर उसकी आंखों में बहुत गहरी भावना से देखा। उसने नैना के चेहरे से उस धूल को अपने हाथों से बहुत प्यार से साफ किया और उसे आज रात के लिए धन्यवाद दिया। आर्यन के इस स्पर्श ने नैना के दिल में एक बहुत तेज झुरझुरी पैदा कर दी। आर्यन ने बहुत धीमी और प्यार भरी आवाज में कहा कि आज रात नैना ने जो कुछ भी किया है वह सच में अद्भुत है। उसने स्वीकार किया कि अगर नैना नहीं होती तो वह कभी भी विक्रम के इस भयानक धोखे और घिनौने जाल से बाहर नहीं आ पाता। नैना ने भी भावुक होकर कहा कि आर्यन ने जिस तरह से उसका साथ दिया और अपनी जान जोखिम में डाली वह काबिले तारीफ है। इस मिशन ने उनके बीच के पर्दों को हटा दिया था। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और उनके बीच की वह दूरी जो पहले दिन से थी अब खत्म हो गई थी। आर्यन ने नैना का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी उंगलियों को बहुत प्यार से चूमते हुए अपनी सच्ची भावनाओं का इजहार किया। नैना ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और आर्यन के इस सच्चे प्यार और सम्मान को अपने दिल की गहराइयों में उतरने दिया। एक कठोर अन्वेषक और एक घमंडी अध्यक्ष ने अपना जीवन साथी ढूंढ लिया था। थोड़ी देर बाद आर्यन ने कार वापस हवेली की तरफ मोड़ ली, क्योंकि अब उनके पास विक्रम को बर्बाद करने का मुख्य हथियार था। नैना ने रास्ते भर उस डेटा की जांच की और सुनिश्चित किया कि कोई भी फाइल खराब या अधूरी नहीं है जो मुसीबत बने। उसने बताया कि कल होने वाली बड़ी बोर्ड बैठक में वे विक्रम को पूरी तरह से बेनकाब करेंगे और उसे बचने का कोई रास्ता नहीं देंगे। आर्यन का चेहरा अब एक खतरनाक शिकारी की तरह हो गया था। हवेली पहुंचकर वे बहुत सावधानी से अपने कमरों में चले गए, ताकि किसी भी नौकर या गार्ड को उन पर कोई शक न हो। नैना ने स्नान करके अपने आप को साफ किया और उस हार्ड ड्राइव को अपनी सबसे सुरक्षित और गुप्त जगह पर छिपा दिया। वह बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि वह कल के उस बड़े तूफान के बारे में सोच रही थी। साथ ही आर्यन के साथ बिताए गए पल उसके दिमाग में लगातार घूम रहे थे। दूसरी तरफ आर्यन भी अपने अध्ययन कक्ष में बैठा था और कल की बैठक के लिए अपनी सारी रणनीति और बयान तैयार कर रहा था। उसे पता था कि विक्रम बहुत चालाक है और वह अपनी हार को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेगा और पलटवार जरूर करेगा। लेकिन आर्यन अब बिल्कुल डरा हुआ नहीं था, क्योंकि उसके साथ एक ऐसी महिला थी जो किसी भी सेना को अकेले हरा सकती थी। वह नैना की शानदार युद्ध कला को याद करके मन ही मन बहुत गर्व महसूस कर रहा था। सुबह होने तक आर्यन ने वैकुंठ के कुछ सबसे भरोसेमंद और पुराने निर्देशकों को गुप्त रूप से संपर्क किया और उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। उसने उन्हें विक्रम के कुछ छोटे घोटालों की जानकारी दी, ताकि वह कल की बैठक में विक्रम का बिल्कुल साथ न दें।
आर्यन जानता था कि उसे विक्रम को हर तरफ से घेरना होगा ताकि वह कंपनी के पैसे लेकर देश से बाहर न भाग सके। नैना ने भी अपने सरकारी विभाग को अलर्ट कर दिया था ताकि टीम तैयार रहे। सुबह की किरणें हवेली में दाखिल हुईं और यह एक नए ऐतिहासिक दिन की शुरुआत थी जो सब कुछ पूरी तरह से बदलने वाला था। विक्रम भी अपने कमरे में तैयार हो रहा था और वह इस बात से अनजान था कि बीती रात उसका सारा खजाना लुट चुका है। उसे लग रहा था कि आज की बैठक में वह आर्यन को अयोग्य साबित करके वैकुंठ के अध्यक्ष की कुर्सी पर अपना अधिकार जमा लेगा। उसके चेहरे पर वह घमंडी और कुटिल मुस्कान अभी भी कायम थी। नैना ने आज एक बहुत शानदार और शक्तिशाली काले रंग का बिजनेस सूट पहना था जो उसके एक योद्धा वाले रूप को दर्शा रहा था। उसके चेहरे पर कोई नकली मुस्कान या लाचारी नहीं थी, बल्कि वह एक असली और खतरनाक रानी की तरह पूरी तरह तैयार थी। आर्यन जब उसके कमरे में आया तो वह नैना के इस शक्तिशाली और आत्मविश्वास से भरे रूप को देखकर पूरी तरह दंग रह गया। उसने नैना की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और नैना ने वह हाथ थाम लिया। दोनों एक साथ हवेली से बाहर निकले और उनकी आंखों में वह चमक थी जो किसी भी दुश्मन को पूरी तरह राख में बदल सकती थी। वैकुंठ कॉरपोरेशन के विशाल मुख्यालय की तरफ बहुत तेज गति से और पूरे शाही अंदाज में आगे बढ़ रही थी। आज का दिन वैकुंठ के इतिहास में एक ऐसा पन्ना बनने वाला था जिसे कोई नहीं भूलेगा। वैकुंठ कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यालय का सबसे बड़ा और शानदार सम्मेलन कक्ष आज बहुत गंभीर और तनावपूर्ण माहौल से भरा हुआ था। कंपनी के सभी वरिष्ठ निदेशक और महत्वपूर्ण शेयरधारक अपनी अपनी कुर्सियों पर विराजमान थे और आपस में धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। विक्रम आज बहुत ही घमंडी और आत्मविश्वासी नजर आ रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि आज वह आर्यन को हमेशा के लिए कुर्सी से हटा देगा। उसने मेज पर कुछ बहुत ही मोटे और जाली दस्तावेजों के बंडल रखे हुए थे जो उसकी भयानक साजिश का मुख्य हिस्सा थे। कुछ ही पलों बाद कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा खुला और आर्यन बहुत ही शांत और आत्मविश्वास भरे कदमों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर किसी भी तरह की कोई घबराहट या चिंता का कोई भी निशान मौजूद नहीं था, जो विक्रम को थोड़ा अजीब लगा। आर्यन ने अध्यक्ष की मुख्य कुर्सी पर बैठकर सभी लोगों का बहुत ही शालीनता से अभिवादन किया और बैठक को आधिकारिक रूप से शुरू करने का निर्देश दिया। कमरे में अचानक एक बहुत ही भारी और रहस्यमयी सन्नाटा छा गया, क्योंकि सभी जानते थे कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। विक्रम तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने अपने जाली दस्तावेजों को हवा में लहराते हुए आर्यन पर सीधा हमला बोलना शुरू कर दिया। उसने बहुत ही ऊंची और नाटकीय आवाज में कहा कि आर्यन के नेतृत्व में वैकुंठ कॉरपोरेशन लगातार बहुत भारी नुकसान का सामना कर रहा है। विक्रम ने आरोप लगाया कि आर्यन की गलत व्यापारिक नीतियों और लापरवाही के कारण कंपनी के कई विदेशी निवेशक अपना सारा पैसा वापस निकाल रहे हैं। उसने वहां मौजूद सभी निदेशकों से आर्यन को तुरंत अध्यक्ष पद से बर्खास्त करने की बहुत ही जोरदार और कड़क मांग की। विक्रम के इन गंभीर और भयानक आरोपों को सुनकर कमरे में मौजूद कई पुराने और अनुभवी निदेशक बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गए। विक्रम ने कुछ फर्जी वित्तीय रिपोर्टें स्क्रीन पर दिखानी शुरू कर दी जिनमें कंपनी को बहुत बड़े घाटे में दिखाया गया था, जो बिल्कुल झूठ था। विक्रम के कुछ खरीदे हुए वफादार साथियों ने भी उसका समर्थन करना शुरू कर दिया और आर्यन के खिलाफ एक बहुत ही नकारात्मक माहौल बनाने लगे। आर्यन अपनी कुर्सी पर बिल्कुल शांत बैठा रहा और उसने विक्रम की पूरी बात को बिना किसी भी रुकावट के ध्यान से सुना। विक्रम को लगा कि आर्यन पूरी तरह से हार मान चुका है और उसके पास बचाव के लिए कोई भी ठोस जवाब नहीं बचा है। लेकिन आर्यन के होठों पर अचानक एक बहुत ही ठंडी और खतरनाक मुस्कान उभर आई, जिसने विक्रम के आत्मविश्वास को थोड़ा सा डगमगा दिया। आर्यन ने बहुत ही शांत और स्थिर आवाज में कहा कि वह इन सभी झूठे और बेबुनियाद आरोपों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसने कहा कि इसके लिए उसे बस एक बहुत ही खास इंसान की जरूरत है जो असली सच्चाई को सबके सामने पेश करेगा। ठीक उसी पल सम्मेलन कक्ष का मुख्य दरवाजा
एक बहुत ही जोरदार आवाज के साथ खुला और नैना पूरे शाही अंदाज में अंदर दाखिल हुई। उसका वह शक्तिशाली काला सूट और उसके चेहरे का अदम्य आत्मविश्वास वहां मौजूद हर एक इंसान को बुरी तरह से हैरान और अवाक कर रहा था। विक्रम नैना को सही सलामत और इतने शक्तिशाली रूप में देखकर पूरी तरह से सन्न रह गया, क्योंकि उसे लगा था कि वह डरकर भाग जाएगी। नैना के हर एक कदम में एक ऐसा अधिकार झलक रहा था जो किसी महान शासक के दरबार में आने जैसा था। नैना सीधे मुख्य मेज के पास आई और उसने अपनी चमकती हुई हार्ड ड्राइव को बहुत ही शान से आर्यन के कंप्यूटर में लगा दिया। उसने विक्रम की आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि अगर कोई कंपनी को बर्बाद कर रहा है तो वह आर्यन नहीं बल्कि विक्रम खुद है। विक्रम ने घबराहट और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि यह महिला एक बाहरी इंसान है और इसे इस महत्वपूर्ण बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आर्यन ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए बहुत कड़क आवाज में कहा कि नैना वैकुंठ की मुख्य जांच अधिकारी है। नैना ने एक बटन दबाया और बड़ी स्क्रीन पर वे सभी गुप्त दस्तावेज और लेन देन के रिकॉर्ड सामने आ गए जो उसने रात में चुराए थे। उसने एक एक करके विक्रम के उन सभी फर्जी गैर सरकारी संगठनों और ऑफशोर खातों का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया जो पैसे लूट रहे थे। हर एक सबूत इतना स्पष्ट और अकाट्य था कि कोई भी उस पर शक या सवाल खड़ा करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। बोर्ड के सभी सदस्य विक्रम के इस भयानक धोखे और गद्दारी को देखकर पूरी तरह से सदमे और अविश्वास में डूब गए। विक्रम बुरी तरह से पसीने में नहा गया था और उसका पूरा शरीर एक अजीब से और अनजाने डर की वजह से लगातार कांप रहा था। उसने हकलाते हुए उन सभी दस्तावेजों को पूरी तरह से जाली और मनगढ़ंत बताने की एक बहुत ही कमजोर और नाकाम कोशिश करनी शुरू कर दी। लेकिन नैना ने तुरंत उन अंतरराष्ट्रीय बैंक अधिकारियों के सत्यापित ईमेल भी स्क्रीन पर दिखा दिए जिन्होंने इन खातों में होने वाले घोटालों की पूरी पुष्टि की थी। विक्रम के पास अब अपनी इस भयानक चोरी और धोखाधड़ी को छुपाने या सही साबित करने का कोई भी रास्ता बिल्कुल नहीं बचा था। नैना ने बहुत ही ठंडी और चुभने वाली आवाज में कहा कि विक्रम ने अपने खुद के लालच के लिए अपने ही परिवार को धोखा दिया है। उसने बताया कि कैसे विक्रम ने आर्यन की छवि खराब करने के लिए जानबूझकर कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरी तरह से विफल करने की साजिश रची थी। नैना के हर एक शब्द में सच्चाई की ऐसी धार थी जो विक्रम के झूठे सम्मान और उसके घमंड के हर एक टुकड़े को काट रही थी। आर्यन यह सब देखकर अपनी पत्नी की बुद्धिमानी और उसके निडर रवैये पर मन ही मन बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहा था। बोर्ड के वे सभी सदस्य जो कुछ समय पहले तक विक्रम का पूरा समर्थन कर रहे थे, अब उसके खिलाफ पूरी तरह से खड़े हो चुके थे। सबसे पुराने और सम्मानित शेयरधारक ने खड़े होकर विक्रम से तुरंत इस्तीफा देने और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की बहुत ही कड़क और सख्त मांग की। विक्रम ने देखा कि उसका अपना बुना हुआ खतरनाक और जहरीला जाल अब पूरी तरह से उसी के गले का एक मजबूत फंदा बन चुका है। वह गुस्से से पागल हो रहा था और उसकी आंखों में खून उतर आया था, क्योंकि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहता था। विक्रम अचानक अपनी जगह से उछला और उसने अपनी जेब से एक बहुत ही छोटा लेकिन खतरनाक हथियार निकालकर सीधे नैना की तरफ तान दिया। कमरे में अचानक से एक बहुत बड़ी और भयानक चीख पुकार मच गई और सभी घबराए हुए निदेशक अपनी अपनी कुर्सियों के पीछे जाकर छिपने लगे। आर्यन तुरंत अपनी कुर्सी से छलांग लगाकर नैना को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन नैना बिना किसी भी तरह के डर के अपनी जगह पर खड़ी रही। उसने विक्रम की तरफ बहुत ही तिरस्कार भरी और ठंडी नजरों से देखा, जैसे वह कोई बहुत ही तुच्छ और कमजोर कीड़ा हो। इससे पहले कि विक्रम कोई भी घातक गोली चला पाता, नैना ने फुर्ती के साथ एक जोरदार किक मारी। विक्रम के हाथ से वह हथियार दूर जाकर गिर गया और वह दर्द के मारे कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। आर्यन ने तुरंत आगे बढ़कर विक्रम को कॉलर से पकड़ लिया और उसे जोरदार तरीके से दीवार के साथ धक्का दे दिया। कमरे में मौजूद सभी लोग नैना के इस शानदार और फुर्तीले बचाव को देखकर एक बार फिर से पूरी तरह से दंग और हैरान रह गए।
आर्यन की आंखों में अब तक का सबसे भयानक और जानलेवा गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, जो उसने आज तक कभी किसी को नहीं दिखाया था। उसने विक्रम की आंखों में सीधे देखते हुए बहुत ही खूंखार और भयानक आवाज में कहा कि उसने नैना पर हथियार तानकर अपनी मौत को दावत दी है। आर्यन ने कहा कि वह विक्रम के इस गंदे और नीच कृत्य को कभी भी माफ नहीं करेगा और उसे इसकी सबसे दर्दनाक सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। नैना ने बहुत ही नरमी से आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और उसे शांत होने का एक छोटा सा लेकिन बहुत प्रभावी इशारा किया। उसी समय सरकारी जांच एजेंसी के कई भारी और पूरी तरह से हथियारबंद अधिकारी सम्मेलन कक्ष का बड़ा दरवाजा खोलकर तेजी से अंदर दाखिल हुए। नैना ने रात को ही अपनी टीम को इस विशेष ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से सतर्क और तैयार रहने का एक बहुत ही गुप्तकारी मारा निर्देश दे दिया था। जांच अधिकारियों ने बिना कोई समय बर्बाद किए विक्रम को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उसके दोनों हाथों में भारी और मजबूत लोहे की हथकड़ियां अच्छी तरह से पहना दी। विक्रम अब भी कुछ गालियां बक रहा था, लेकिन उसे खींचकर बाहर निकाल दिया गया। आर्यन ने अपने बिखरे हुए कपड़ों को ठीक किया और बहुत ही शांत और स्थिर कदमों के साथ वापस अपनी अध्यक्ष वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसने सभी डरे हुए और हैरान निदेशकों की तरफ देखा और बहुत ही मजबूत आवाज में कहा कि अब कंपनी का सारा कचरा साफ हो चुका है। आर्यन ने घोषणा की कि वे इस भयानक नुकसान की भरपाई करने के लिए तुरंत कुछ नए और बहुत ही कठोर व्यावसायिक कदम उठाने जा रहे हैं। सभी निदेशकों ने आर्यन की इस मजबूत और स्पष्ट नेतृत्व क्षमता को देखकर राहत की एक बहुत लंबी सांस ली और उसका पूरा समर्थन किया। आर्यन ने अपनी जगह से खड़े होकर नैना की तरफ देखा और सभी लोगों के सामने उसकी अद्भुत बुद्धिमानी और बेमिसाल बहादुरी की जमकर तारीफ की। उसने कहा कि वैकुंठ कॉरपोरेशन आज अगर पूरी तरह से सुरक्षित है तो वह सिर्फ और सिर्फ नैना की कड़ी मेहनत और उसके शानदार दिमाग की वजह से है। बोर्ड के सभी सदस्य एक साथ अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए और उन्होंने नैना के सम्मान में बहुत ही जोर शोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। नैना ने भी बहुत ही विनम्रता और शालीनता के साथ सिर झुकाकर उन सभी लोगों के इस प्यार और सम्मान को पूरी तरह से स्वीकार किया। बैठक खत्म होने के बाद सभी लोग धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गए और अंत में केवल आर्यन और नैना ही वहां पूरी तरह अकेले रह गए। आर्यन अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए नैना के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में गहराई से देखने लगा। उसकी आंखों में अब कोई शक या सवाल नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरा सम्मान और एक ऐसा प्यार था जिसे छुपाना अब पूरी तरह से असंभव था। नैना भी आर्यन की इन सच्ची और गहरी भावनाओं को महसूस कर रही थी और उसके गालों पर एक हल्की सी गुलाबी लालिमा साफ उभर आई थी। आर्यन ने अपनी जेब से वह पुराना और झूठा 500 मिलियन वॉन वाला अनुबंध निकाला, जिसे उन दोनों ने शुरुआत में बिना किसी भावना के हस्ताक्षरित किया था। उसने नैना की आंखों में देखते हुए उस कागज को बीच से फाड़ दिया और उसके टुकड़ों को बहुत ही शांत तरीके से हवा में उड़ा दिया। आर्यन ने बहुत ही भावुक और भारी आवाज में कहा कि उनके बीच अब किसी भी तरह के झूठे कागज या किसी भी पैसे की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है। उसने नैना का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा कि वह उसे अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए एक असली और सच्ची रानी बनाकर रखना चाहता है। नैना ने आर्यन के उन फाड़े हुए कागजों के टुकड़ों को जमीन पर गिरते हुए देखा और उसके दिल से एक बहुत भारी बोझ हमेशा के लिए उतर गया। उसने आर्यन के उस मजबूत और गर्म हाथ को बहुत ही प्यार और मजबूती से वापस पकड़ लिया और उसके चेहरे पर एक बहुत ही सुंदर सी मुस्कान उभर आई। नैना ने कहा कि वह अब कोई जांच अधिकारी या कोई झूठी पत्नी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसकी एक बहुत ही सच्ची और वफादार साथी बनकर रहना चाहती है। यह उनके जीवन की एक बहुत ही नई और खूबसूरत शुरुआत थी, जिसमें कोई भी झूठ या फरेब दूर दूर तक बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। आर्यन ने नैना को बहुत प्यार से गले लगा लिया और उन दोनों ने एक दूसरे की गर्माहट और उस अद्भुत शांति को महसूस किया। बाहर मौसम भी बहुत साफ और सुहावना हो चुका था,
जैसे आसमान भी जीत का जश्न मना रहा हो। वैकुंठ कॉरपोरेशन अब पूरी तरह सुरक्षित था और उनके सामने एक सुनहरा और उज्जवल भविष्य अपनी बाहों के साथ उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन उन्हें पता था कि विक्रम का वह खतरनाक साम्राज्य इतनी जल्दी और इतनी आसानी से पूरी तरह हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं था। जेल की सलाखों के पीछे बैठा विक्रम गुस्से और प्रतिशोध की भयंकर आग में बुरी तरह जल रहा था और पागल हो चुका था। उसने अपने एक गुप्त वकील के जरिए शहर के सबसे खूंखार और खतरनाक अपराधियों को एक गुप्त और खतरनाक संदेश तुरंत भेज दिया था। उसका एकमात्र उद्देश्य अब केवल वैकुंठ को लूटना नहीं, बल्कि आर्यन और नैना को हर हाल में और दर्दनाक तरीके से हमेशा के लिए खत्म करना बन गया था। वह किसी भी कीमत पर अपनी इस बेइज्जती और हार का बदला लेना चाहता था, चाहे कुछ भी करना पड़े। नैना को अपनी तेज और अचूक अंतरात्मा से इस बात का पूरा और गहरा आभास हो गया था कि यह तूफान अभी पूरी तरह से शांत बिल्कुल भी नहीं हुआ है। उसने अपने सरकारी अधिकारियों को जेल की सुरक्षा को कई गुना और ज्यादा कड़ा करने का बहुत ही सख्त और स्पष्ट आदेश बिना किसी देरी के दे दिया था। वह जानती थी कि विक्रम के पास अथाह पैसा और कई खतरनाक लोग हैं जो बाहर रहकर भी उसके हर एक गंदे काम को आसानी से अंजाम दे सकते हैं। नैना ने अपने हथियारों को एक बार फिर से बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करना और अपनी रणनीतियों को मजबूत करना बहुत ही खामोशी से शुरू कर दिया था। आर्यन ने नैना को एक बार फिर से हथियारों की जांच करते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी लेकिन गर्व से भरी मुस्कान उभर आई। वह अब इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से और पूरी तरह समझ चुका था कि उसकी यह पत्नी कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि एक बहुत महान और अजेय योद्धा है। आर्यन ने भी अपनी पुरानी पिस्तौल को साफ किया और उसे अपनी बेल्ट में बहुत ही सुरक्षित तरीके से रख लिया, क्योंकि वह भी अब किसी भी खतरे से पीछे नहीं हटने वाला था। वे दोनों एक साथ मिलकर किसी भी बड़ी से बड़ी और भयानक चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार और बहुत मजबूत थे। रात का समय हो चुका था और शहर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही थी। हवेली के बाहर सुरक्षा गार्ड मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन हवा में एक ऐसा तनाव था जिसे आसानी से महसूस किया जा सकता था। नैना अपनी खिड़की के पास खड़ी होकर अंधेरे को बहुत ही गहरी नजरों से घूर रही थी, जैसे वह उसमें छिपे दुश्मन को ढूंढ रही हो। आर्यन पीछे से आया और उसने प्यार से नैना के कंधों पर शॉल रख दिया। आर्यन ने नैना के बालों को बहुत ही हल्के से सहलाया और बहुत ही धीमी और शांत आवाज में पूछा कि क्या वह किसी आने वाले बहुत बड़े खतरे के बारे में सोच रही है। नैना ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा कि विक्रम के पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए वह बहुत ज्यादा घातक और खतरनाक हो सकता है। आर्यन ने भी सिर हिलाकर इस बात से अपनी पूरी सहमति जताई और कहा कि वे अपनी तरफ से कोई भी छोटी सी लापरवाही या गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दोनों एक साथ उस ठंडी रात में खड़े होकर आने वाले उस खौफनाक और बड़े तूफान का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करने लगे। शहर के सबसे अंधेरे और गंदे इलाके में विक्रम के किराए के वे सभी खूंखार और पेशेवर गुंडे एक साथ इकट्ठा होकर एक बहुत ही भयानक योजना बना रहे थे। उन्हें बहुत ही भारी और मोटी रकम दी गई थी ताकि वे वैकुंठ हवेली पर एक बहुत ही अचानक और जानलेवा हमला कर सकें और सबको खत्म कर दें। इन लोगों के पास सबसे आधुनिक और घातक हथियार मौजूद थे, जो किसी भी मजबूत दीवार या लोहे के दरवाजे को पल भर में चीर सकते थे। उनका खूंखार नेता अपने हथियारों को लोड कर रहा था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही भयानक और खून की प्यासी मुस्कान साफ नजर आ रही थी। इस भयानक रात में अब केवल कुछ घंटों का समय बाकी रह गया था जब दोनों पक्षों के बीच आखिरी जंग होने वाली थी। नैना और आर्यन के लिए यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि अपने प्यार और साम्राज्य को बचाने की एक बड़ी परीक्षा थी। वे दोनों एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे हुए थे और उनकी आंखों में वह अदम्य साहस चमक रहा
था जो किसी भी दुश्मन को राख करने के लिए काफी था। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां से केवल मजबूत इंसान ही जिंदा वापस लौट सकता था। जेल की अंधेरी और ठंडी कोठरी में विक्रम एक घायल और खूंखार जानवर की तरह लगातार अपनी बेचैनी में टहल रहा था। उसकी आंखों में प्रतिशोध की एक ऐसी भयानक आग जल रही थी जो किसी भी कीमत पर बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने अपने उस भ्रष्ट वकील के जरिए शहर के सबसे कुख्यात और खतरनाक गिरोह को एक बहुत ही स्पष्ट और जानलेवा संदेश भिजवा दिया था। विक्रम का नया और सबसे खौफनाक निशाना आर्यन का सबसे वफादार और पुराना सचिव था, जो कंपनी के कई महत्वपूर्ण राज बहुत अच्छी तरह से जानता था। अगली सुबह जब आर्यन का वह वफादार सचिव अपने घर से कार्यालय जाने के लिए निकला, तो उसे एक सुनसान और अंधेरी सड़क पर अचानक रोक लिया गया। दो काले रंग की बड़ी गाड़ियों ने उसकी छोटी कार को आगे और पीछे से बहुत ही बुरी तरह से घेर लिया, जिससे उसके बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। हथियारों से लैस कई खूंखार गुंडे उन गाड़ियों से बाहर निकले और उन्होंने उस सचिव को जबरदस्ती खींचकर बाहर निकाल लिया। सचिव ने विरोध करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन ताकतवर गुंडों ने उसे बेहोश करके अपनी गाड़ी में डाल लिया। कुछ ही घंटों बाद आर्यन के व्यक्तिगत फोन पर एक अज्ञात और बहुत ही सुरक्षित नंबर से एक धमकी भरा वीडियो संदेश सीधे प्राप्त हुआ। उस वीडियो में आर्यन का वह पुराना सचिव एक अंधेरे और गंदे कमरे में कुर्सी से बुरी तरह बंधा हुआ था और उसके चेहरे पर खून लगा था। एक नकाबपोश आदमी ने कैमरे के सामने आकर बहुत ही भयानक और डरावनी आवाज में कहा कि अगर आर्यन ने विक्रम के खिलाफ सारे सबूत नष्ट नहीं किए तो सचिव मारा जाएगा। आर्यन इस भयानक और क्रूर दृश्य को देखकर गुस्से से पूरी तरह कांपने लगा। नैना तुरंत आर्यन के पास आई और उसने उस वीडियो को बहुत ही ध्यान से कई बार रोककर और आगे पीछे करके देखना शुरू कर दिया। उसका प्रशिक्षित और तेज दिमाग उस वीडियो के पीछे छिपे हुए छोटे से छोटे सुराग को खोजने में पूरी तरह से व्यस्त और एकाग्र हो चुका था। उसने वीडियो में आ रही पृष्ठभूमि की आवाज और वहां मौजूद मिट्टी के रंग से यह अनुमान लगा लिया कि वे लोग शहर के एक बहुत पुराने कारखाने में छिपे हैं। नैना ने अपनी सरकारी टीम को तुरंत वह सटीक स्थान और जानकारी भेज दी। आर्यन ने बिना कोई समय गंवाए अपनी तिजोरी से सारे सबूत निकालने का नाटक किया ताकि उन खूंखार अपहरणकर्ताओं को थोड़ा व्यस्त और शांत रखा जा सके। दूसरी तरफ नैना ने अपनी वर्दी पहनी और हथियारों से लैस होकर अपनी टीम के साथ उस पुराने कारखाने की तरफ बहुत ही तेजी से निकल पड़ी। यह एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बचाव अभियान था, जिसमें जरा सी भी चूक उस वफादार सचिव की जान को हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी। नैना का चेहरा बिल्कुल कठोर था और उसकी आंखों में एक असली योद्धा की चमक थी। वह पुराना और टूटा फूटा कारखाना शहर के एक बहुत ही सुनसान और वीरान इलाके में स्थित था, जहां चारों तरफ केवल कंकाल जैसी इमारतें ही दिखाई दे रही थीं। नैना ने अपनी गाड़ियों को कारखाने से काफी दूर ही रोक दिया ताकि उन अपराधियों को उनके आने की बिल्कुल भी भनक न लग सके। उसने अपनी टीम को छोटे छोटे और मजबूत समूहों में बांट दिया और सभी को इमारत को पूरी तरह से घेरने का बहुत ही सख्त निर्देश दिया। हवा में एक अजीब सा तनाव और सन्नाटा था जो किसी बड़े तूफान से पहले होता है। नैना अपने सबसे बेहतरीन और फुर्तीले कमांडो के साथ कारखाने की एक बहुत कमजोर और टूटी हुई पीछे वाली दीवार से अंदर दाखिल हुई। कारखाने के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था और वहां केवल कुछ जगहों पर हल्की पीली लाइटें जल रही थीं, जो माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। कुछ गुंडे हाथों में बड़ी बंदूकें लिए वहां पहरा दे रहे थे और आपस में हंसते हुए कुछ अश्लील और भद्दे मजाक कर रहे थे। नैना ने अपनी साइलेंसर वाली पिस्तौल निकाली और बिना कोई आवाज किए उनमें से दो गुंडों को वहीं ढेर कर दिया। गुंडों के शरीर फर्श पर गिरते ही नैना की टीम ने आगे बढ़कर बाकी पहरेदारों को भी तेजी से अपने काबू में कर लिया। वे एक बड़े हॉल के पास पहुंचे, जहां बीच में एक कुर्सी पर आर्यन का सचिव बुरी तरह से बंधा
और सहमा हुआ बैठा था। उस हॉल में अपहरणकर्ताओं का सरगना अपने कुछ आदमियों के साथ मौजूद था और विक्रम से फोन पर निर्देश ले रहा था। नैना ने एक छोटा स्मोक बम निकाला और उसे हॉल के बीचों बीच पूरी ताकत से फेंक दिया। बम के फटते ही हॉल में एक बहुत गाढ़ा और सफेद धुआं तेजी से फैल गया, जिससे गुंडों को कुछ भी दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। नैना और उसकी टीम के सदस्यों ने अपने खास चश्मे पहने हुए थे, जिससे वे इस धुएं के अंदर भी सब कुछ आसानी से देख सकते थे। गोलियों की भारी बौछार शुरू हो गई और कारखाने की पुरानी दीवारें गोलियों की भयानक आवाज से पूरी तरह गूंजने लगीं, जो मौत का संगीत लग रहा था। नैना ने बड़ी फुर्ती से गोलियों से बचते हुए सीधे उस कुर्सी की तरफ छलांग लगाई जहां सचिव बंधा था। एक खूंखार गुंडे ने नैना को उस सचिव की तरफ तेजी से बढ़ते हुए देख लिया और उसने अपनी मशीन गन से उसकी तरफ अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं। नैना ने तुरंत एक लोहे के भारी ड्रम के पीछे पनाह ली और अपनी पिस्तौल से उस गुंडे के सिर पर एक बहुत सटीक निशाना लगाया। गुंडा वहीं ढेर हो गया और नैना ने बिना एक पल गंवाए अपनी चाकू से सचिव की रस्सियों को झटके में काट दिया और उसे आजाद कर दिया। उसने अपने एक साथी को उस सचिव को सुरक्षित बाहर निकालने का स्पष्ट आदेश दिया। अपहरणकर्ताओं का सरगना यह सब देखकर पूरी तरह से पागल हो गया और उसने अपने हाथ में एक बहुत बड़ा और धारदार हथियार लेकर नैना पर सीधा हमला कर दिया। वह एक बहुत विशाल और ताकतवर आदमी था, जो अपनी पूरी ताकत से नैना को एक ही झटके में हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता था। लेकिन नैना अपनी फुर्ती और अपने शानदार युद्ध कौशल के कारण उसके हर एक वार को बहुत आसानी और चालाकी से खाली जाने दे रही थी। वह जानती थी कि उसे इस आदमी को थकाना होगा, तभी वह उसे हरा सकती है। सरगना ने अपनी पूरी ताकत लगाकर नैना के सिर पर एक बहुत ही जानलेवा वार किया, लेकिन नैना बड़ी तेजी से घुटनों के बल नीचे झुक गई और बच गई। उसने उसी स्थिति में अपने पैर से उस विशाल आदमी के घुटने पर एक बहुत ही जोरदार लात मारी, जिससे उस आदमी की हड्डी टूटने की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। सरगना दर्द से बुरी तरह चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा और नैना ने तुरंत अपनी पिस्तौल उसके माथे पर तान दी, जिससे वह पूरी तरह जम गया। नैना ने उसे अपनी हार मान लेने की सख्त चेतावनी दी। इधर जेल में विक्रम ने एक बहुत खौफनाक योजना के तहत कुछ भ्रष्ट प्रहरियों को भारी रिश्वत देकर जेल से भागने में पूरी तरह सफलता प्राप्त कर ली थी। उसे पता चल गया था कि कारखाने वाली उसकी वह आखिरी और सबसे मजबूत योजना भी नैना की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और अब वह हार चुका है। विक्रम अब पूरी तरह से पागल हो चुका था और वह किसी भी तरह से आर्यन और नैना को खत्म करके ही अपनी इस आग को शांत करना चाहता था। वह सीधे वैकुंठ कॉरपोरेशन के मुख्यालय की तरफ जा रहा था। वैकुंठ के मुख्यालय में आर्यन अपने कार्यालय में मौजूद था और वह नैना के वापस आने का बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे चिंता हो रही थी। तभी अचानक कार्यालय का भारी दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ टूटकर नीचे गिर गया और विक्रम एक आके पारी एन इसादी बड़ी सी मशीन गन लेकर अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा खून और पसीने से पूरी तरह सना हुआ था और उसकी आंखों में एक पागलपन साफ झलक रहा था, जो मौत का संदेश लाया था। आर्यन ने अपनी पिस्तौल तुरंत विक्रम की तरफ तान दी, लेकिन वह थोड़ा चौकन्ना हो गया। विक्रम ने जोर जोर से हंसते हुए बहुत भयानक आवाज में कहा कि आर्यन का वह साम्राज्य अब पूरी तरह से राख में बदलने वाला है और उसे कोई नहीं बचा सकता। उसने अपनी बंदूक आर्यन पर तान दी और कहा कि वह अपने साथ इस पूरी कंपनी और इसके सारे इतिहास को हमेशा के लिए मिटाकर ही यहां से जाएगा। आर्यन ने शांत और स्थिर आवाज में विक्रम को अपनी बंदूक नीचे रखने और आत्मसमर्पण करने की सलाह दी, लेकिन विक्रम ने उसकी बात नहीं मानी। दोनों के बीच एक बहुत भयानक और खतरनाक तनाव पूरी तरह फैल चुका था। ठीक उसी पल नैना अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद कार्यालय में पहुंची और उसने विक्रम को आर्यन पर बंदूक ताने हुए देख लिया। नैना के कदम बिल्कुल खामोश थे और उसने पीछे से आकर अपनी बंदूक विक्रम की पीठ पर
बहुत ही मजबूती से टिका दी, जिससे विक्रम अचानक बुरी तरह चौंक गया। नैना ने बहुत ही ठंडी और कठोर आवाज में विक्रम को अपनी वह बड़ी बंदूक तुरंत जमीन पर फेंक देने का सख्त और आखिरी आदेश दिया। विक्रम समझ गया कि वह अब पूरी तरह से घिर चुका है और उसके बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन विक्रम अब अपनी हार को स्वीकार करने के लिए किसी भी कीमत पर बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि उसका लालच उसे पूरी तरह से अंधा कर चुका था। उसने अचानक झटके से पीछे मुड़कर नैना पर गोली चलाने की एक बहुत मूर्खतापूर्ण और खतरनाक कोशिश की, लेकिन नैना इसके लिए पहले से ही तैयार थी। नैना ने बिजली की फुर्ती से विक्रम के हाथ पर एक जोरदार किक मारी, जिससे मशीन गन हवा में उड़कर दूर जा गिरी और गोलियां छत पर चली गईं। विक्रम अब निहत्था हो चुका था, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। विक्रम ने एक जंगली जानवर की तरह गुर्राते हुए अपने दोनों हाथों से नैना की गर्दन पकड़ने की कोशिश की और उस पर पूरी ताकत से झपट पड़ा। नैना ने बड़ी आसानी से उसके इस हमले को टाला और अपने एक मजबूत घूंसे से विक्रम के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया, जिससे विक्रम का खून निकल आया। आर्यन भी नैना की मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन नैना ने उसे हाथ के इशारे से वहीं रुकने और दूर रहने के लिए कहा। वह इस आखिरी लड़ाई को पूरी तरह से अकेले और अपने दम पर खत्म करना चाहती थी, ताकि न्याय मिल सके। विक्रम ने फिर से नैना पर हमला किया, लेकिन इस बार नैना ने उसकी कलाई को बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया और उसे पीठ के बल जमीन पर पटक दिया। नैना ने विक्रम की छाती पर अपना पैर रखा और अपनी बंदूक उसके माथे पर टिकाते हुए कहा कि उसका यह सारा घमंड अब मिट्टी में मिल चुका है। विक्रम हाँफते हुए नैना को गालियां दे रहा था, लेकिन वह अंदर से बुरी तरह टूट चुका था और अपनी इस भयानक हार को महसूस कर रहा था। नैना की आंखों में विक्रम के लिए अब केवल और केवल एक गहरा तिरस्कार मौजूद था। कुछ मिनटों के बाद विशेष पुलिस बल के जवान और बड़े अधिकारी सायरन बजाते हुए आर्यन के कार्यालय में दाखिल हुए और उन्होंने विक्रम को फिर से गिरफ्तार कर लिया। इस बार विक्रम को एक बहुत सुरक्षित और मजबूत बख्तरबंद गाड़ी में डालकर शहर की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेल में भेजने का पक्का इंतजाम किया गया था। आर्यन ने अपनी जगह से उठकर नैना को बहुत प्यार और गर्व से देखा और उसे इस आखिरी जीत के लिए दिल से धन्यवाद कहा। कमरा एक बार फिर से पूरी तरह शांत हो चुका था और विक्रम का आतंक हमेशा के लिए मिट गया था। नैना ने अपनी बंदूक को वापस होल्स्टर में रखा और एक गहरी सांस लेकर आर्यन के पास आई और उसके कंधे पर अपना हाथ बहुत नरमी से रखा। उसने कहा कि अब वैकुंठ कॉरपोरेशन पूरी तरह से सुरक्षित है और आर्यन को अब अपने इस महान साम्राज्य को एक नई और सही दिशा में आगे बढ़ाना होगा। आर्यन ने नैना का हाथ पकड़ लिया और कहा कि वह इस कंपनी को अब अकेले नहीं, बल्कि नैना के साथ मिलकर एक नई ऊंचाई तक ले जाना चाहता है। नैना ने मुस्कुराते हुए आर्यन की इस बात पर अपनी पूरी सहमति और अपना साथ जता दिया। शाम के समय जब दोनों हवेली वापस लौटे, तो हवेली का सारा माहौल पहले की तुलना में बहुत ज्यादा शांत और सुकून से भरा हुआ लग रहा था। नैना के हाथ में लड़ाई के दौरान एक छोटा सा कट लग गया था, जिससे हल्का खून बह रहा था, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान बिल्कुल नहीं दिया था। आर्यन ने तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स मंगाया और बहुत ही प्यार और चिंता के साथ नैना के उस छोटे से घाव को साफ करके उस पर दवाई लगा दी। आर्यन का यह स्पर्श और उसकी यह परवाह नैना के दिल को बहुत ही गहराई से छू रही थी। आर्यन ने नैना की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा कि उसने आज तक कभी किसी भी महिला को इतना निडर और इतना ताकतवर नहीं देखा है। उसने स्वीकार किया कि नैना ने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया है और वह अब नैना को अपनी जिंदगी का सबसे अहम और खास हिस्सा मानता है। नैना भी भावुक हो गई और उसने आर्यन को बताया कि उसने भी कभी अपने जीवन में आर्यन जैसे समझदार और साथ देने वाले इंसान की उम्मीद नहीं की थी। दोनों के बीच का वह प्यार अब एक बहुत ही मजबूत और गहरे रिश्ते में बदल चुका था। वे दोनों हवेली की बड़ी बालकनी में खड़े होकर शहर की रोशनी को देख रहे थे, जो अब किसी भी तरह के काले साए से पूरी तरह से मुक्त लग रहा था। नैना ने महसूस किया कि उसका वह सरकारी मिशन तो
कब का पूरा हो चुका था, लेकिन उसने यहां आकर एक ऐसी अनमोल चीज पा ली थी जो किसी जीत से बड़ी थी। आर्यन ने नैना को अपनी बाहों में भर लिया और उसे वह सम्मान और प्यार दिया जिसकी वह हमेशा से सच्ची और वास्तविक हकदार थी। रात की वह ठंडी हवा उनके इस नए और खूबसूरत सफर का शानदार स्वागत कर रही थी। अगले दिन सुबह आर्यन का वह सचिव अस्पताल से छुट्टी लेकर सीधे हवेली आया ताकि वह नैना को उसकी जान बचाने के लिए दिल से बहुत बड़ा धन्यवाद कह सके। वह अभी भी थोड़ा कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में नैना के लिए भगवान जैसा सम्मान था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से नैना की भयानक लड़ाई देखी थी। नैना ने बहुत विनम्रता से उसके धन्यवाद को स्वीकार किया और उसे कुछ दिन और आराम करने की सलाह दी ताकि वह पूरी तरह से ठीक होकर काम पर लौट सके। आर्यन अपनी पत्नी के इस दयालु स्वभाव को देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वैकुंठ कॉरपोरेशन के अंदर भी अब एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव आ चुका था, क्योंकि आर्यन ने विक्रम के सारे पुराने साथियों को कंपनी से पूरी तरह बाहर निकाल दिया था। नए और बहुत ईमानदार अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया था ताकि कंपनी फिर से अपनी पुरानी और शानदार चमक को आसानी से वापस पा सके। नैना ने भी इस काम में आर्यन की पूरी मदद की और अपनी जांच रिपोर्ट के आधार पर कंपनी की सभी आंतरिक नीतियों को बहुत मजबूत और सुरक्षित बना दिया। वैकुंठ अब पूरी तरह से एक स्वच्छ और मजबूत कंपनी के रूप में उभर चुका था। शहर के सभी प्रमुख अखबारों और समाचार चैनलों पर आज केवल आर्यन और नैना की बहादुरी और विक्रम के भयानक पतन की ही बड़ी खबरें लगातार चल रही थीं। लोगों को जब यह पता चला कि आर्यन की पत्नी कोई साधारण महिला नहीं बल्कि एक शानदार अन्वेषक है, तो वे सभी नैना की खुलकर तारीफ करने लगे थे। वैकुंठ के शेयरों में भी बहुत भारी उछाल आया और कंपनी ने बाजार में अपना खोया हुआ सारा विश्वास और सम्मान एक बार फिर से पूरी तरह हासिल कर लिया था। यह सब केवल नैना की बुद्धिमानी और आर्यन के उस मजबूत विश्वास का ही शानदार नतीजा था। नैना ने अपनी सरकारी एजेंसी के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और उन्हें बताया कि उसका वैकुंठ वाला मिशन अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन किया कि वह अब अपनी नौकरी से इस्तीफा देना चाहती है ताकि वह आर्यन के साथ अपना एक नया जीवन शुरू कर सके। अधिकारियों ने नैना के फैसले का खुशी से सम्मान किया और उसे उसकी शानदार सेवाओं के लिए बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान देकर वहां से विदा किया। नैना अब पूरी तरह से स्वतंत्र थी और आर्यन के साथ अपना भविष्य बनाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। अब आर्यन और नैना के सामने कोई भी बड़ा दुश्मन या कोई भी भयानक खतरा बिल्कुल मौजूद नहीं था जो उन्हें किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचा सके। वे दोनों अब अपने नए जीवन की रूपरेखा तैयार कर रहे थे, जहां वे एक सच्चे पति और पत्नी की तरह एक बहुत ही खुशहाल और सफल जिंदगी जी सकें। आर्यन ने नैना के लिए एक बहुत खास और शानदार सरप्राइज प्लान किया था, जो वह उसे जल्द देने वाला था, ताकि वह अपनी असली भावनाओं को व्यक्त कर सके। कहानी अब अपने अंतिम और सबसे खूबसूरत मुकाम की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। विक्रम के जेल जाने के बाद वैकुंठ कॉरपोरेशन में एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक शांति छा गई थी, जो सालों से वहां से गायब थी। आर्यन ने अपनी ताकत और सत्ता का इस्तेमाल करके कंपनी के हर एक कोने से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से मिटा दिया था। विक्रम के जितने भी पुराने और लालची साथी थे, उन सबको बिना किसी दया के कंपनी से हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नए और ईमानदार कर्मचारियों की भर्ती की गई, जिससे वैकुंठ का माहौल अब पूरी तरह से साफ और बेहद सकारात्मक हो गया था। नैना अब अपनी सरकारी नौकरी से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी और उसने अपने सारे पुराने हथियार और जासूसी उपकरण एक संदूक में बंद कर दिए थे। वह अब एक खूंखार अन्वेषक की जगह वैकुंठ की एक बहुत ही सम्मानित और शक्तिशाली महिला के रूप में अपनी नई भूमिका को अपना रही थी। कंपनी के सभी बड़े अधिकारी और कर्मचारी नैना का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उसने ही कंपनी को बचाया था। आर्यन की बहन रिया भी अब नैना की बहुत बड़ी प्रशंसक बन चुकी थी और उससे अपनी पुरानी गलतियों की माफी मांग चुकी थी।
आर्यन अपने शानदार कार्यालय की खिड़की से बाहर देखते हुए अपने जीवन में आए इस बहुत बड़े बदलाव के बारे में गहराई से सोच रहा था। वह याद कर रहा था कि कैसे वह पहली बार नैना से मिला था और उसे केवल एक कर्ज में डूबी बेबस महिला समझ रहा था। आर्यन को अपनी उस पुरानी सोच पर हंसी आ रही थी, क्योंकि वह महिला असल में एक महान योद्धा और शानदार रणनीतिकार निकली थी। नैना ने न केवल उसकी कंपनी को बचाया था, बल्कि आर्यन के अकेले दिल को भी प्यार से पूरी तरह भर दिया था। विक्रम के खिलाफ अदालत में एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक मुकदमा शुरू होने वाला था, जिसकी तैयारी आर्यन और उसके बेहतरीन वकील बहुत जोरों से कर रहे थे। नैना द्वारा इकट्ठा किए गए वे सारे पुख्ता सबूत विक्रम को हमेशा के लिए जेल में सड़ाने के लिए पर्याप्त और अचूक थे। विक्रम के कई पुराने दोस्तों और बड़े राजनेताओं ने भी अब उससे अपना सारा नाता पूरी तरह से तोड़ लिया था, क्योंकि वे बदनामी से बचना चाहते थे। विक्रम अब जेल के अंदर पूरी तरह से अकेला और बहुत लाचार हो चुका था और अपनी सजा का इंतजार कर रहा था। अदालत के उस पहले दिन पूरा शहर समाचार चैनलों पर विक्रम के चर्चित मुकदमे का सीधा प्रसारण बहुत उत्सुकता के साथ देख रहा था। आर्यन और नैना बहुत शांत और आत्मविश्वास भरे कदमों के साथ एक साथ अदालत के कमरे में दाखिल हुए और अपनी जगह पर बैठ गए। विक्रम को जब पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच अंदर लाई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था और उसका सारा पुराना घमंड टूट चुका था। नैना की शानदार गवाही और उसके दिए गए सबूतों ने विक्रम के वकीलों को पूरी तरह से निरुत्तर कर दिया था और वे हार मान गए थे। न्यायाधीश ने विक्रम के सारे अपराधों को ध्यान से सुना और उसे बिना किसी दया के उम्र कैद की बहुत कड़ी सजा सुना दी। यह फैसला सुनकर अदालत में मौजूद सभी लोगों ने राहत की एक बहुत लंबी सांस ली और आर्यन ने नैना का हाथ मजबूती से थाम लिया। न्याय की जीत हो चुकी थी और बुराई का वह खतरनाक साम्राज्य हमेशा के लिए पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका था। आर्यन और नैना मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकले, जहां पत्रकारों ने उनका जोरदार स्वागत किया और उनकी जीत का जश्न मनाया। उसी शाम आर्यन ने नैना के लिए हवेली की छत पर एक बहुत खूबसूरत और शानदार डिनर का आयोजन किया था, जिसे फूलों से सजाया गया था। हवा में एक बहुत हल्की और मीठी सी ठंडक थी और आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे, जो उनके प्यार की गवाही दे रहे थे। नैना ने एक साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत सफेद रंग का गाउन पहना था, जिसमें वह किसी स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही थी। आर्यन काले सूट में बहुत आकर्षक लग रहा था और वह नैना की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। डिनर के दौरान आर्यन ने नैना से बहुत धीमी और प्यार भरी आवाज में कहा कि यह सब कुछ किसी सुंदर और जादुई सपने जैसा लग रहा है। उसने कहा कि कुछ महीने पहले उसकी जिंदगी केवल तनाव और धोखे से भरी हुई थी, लेकिन नैना के आने से सब कुछ बदल गया है। नैना ने अपनी वाइन का गिलास नीचे रखा और आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा कि उसने भी कभी अपने लिए इतने सुकून की उम्मीद नहीं की थी। दोनों ने एक दूसरे के हाथों को बहुत नरमी से पकड़ लिया और उस रात का आनंद लिया। अचानक आर्यन अपनी कुर्सी से उठा और उसने घुटनों के बल बैठकर अपनी जेब से एक बहुत खूबसूरत और चमकती हुई हीरे की अंगूठी निकाली। नैना यह देखकर पूरी तरह से हैरान रह गई और उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे, क्योंकि उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। आर्यन ने बहुत भावुक होकर कहा कि वह पुराना झूठा अनुबंध तो पहले ही फाड़ चुका है और अब वह एक असली वादा करना चाहता है। उसने नैना से पूछा कि क्या वह जिंदगी भर के लिए उसकी सच्ची जीवन साथी बनना स्वीकार करेगी। नैना ने बिना कोई समय गंवाए खुशी से अपना सिर हिलाया और हाँ में अपना बहुत प्यारा और सच्चा जवाब दे दिया। आर्यन ने वह अंगूठी नैना की उंगली में पहना दी और उसे अपनी बाहों में बहुत मजबूती और प्यार के साथ भर लिया। वह पल उन दोनों के जीवन का सबसे पारिहा, सुंदर और यादगार पल बन गया, जिसे वे अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलने वाले थे। उनकी वह झूठी और पैसों वाली शुरुआत अब एक बहुत गहरे और सच्चे प्यार में पूरी तरह से तब्दील हो चुकी थी, जिसने सब कुछ जीत लिया था। अगले ही दिन आर्यन ने वैकुंठ कॉरपोरेशन में एक बड़ी और शानदार पार्टी का आयोजन किया, ताकि वह नैना के साथ अपनी सगाई की घोषणा कर सके। कंपनी के सभी कर्मचारी और शहर के बड़े लोग इस खबर को सुनकर
बहुत खुश थे और उन्होंने उन दोनों को बधाइयां और शुभकामनाएं दी। नैना ने उस पार्टी में आर्यन के साथ कदम से कदम मिलाकर हर मेहमान का बहुत अच्छी तरह और शालीनता से स्वागत किया। वह अब केवल एक पत्नी नहीं, बल्कि इस विशाल साम्राज्य की एक मजबूत सह संस्थापक बन चुकी थी, जिसका सभी सम्मान करते थे। शादी के बाद आर्यन और नैना ने मिलकर वैकुंठ कॉरपोरेशन के व्यापार को कई नए और आधुनिक क्षेत्रों में पूरी तरह से फैलाना शुरू कर दिया। नैना की रणनीतिक सोच और आर्यन के नेतृत्व के कारण कंपनी ने बहुत कम समय में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता हासिल कर ली। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध जीते और वैकुंठ को दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनियों में से एक बनाने का सपना पूरा किया। विक्रम का वह सारा काला इतिहास अब मिट चुका था और अब केवल सफलता की नई कहानियां ही तेजी से लिखी जा रही थीं। नैना ने कंपनी के अंदर एक नया विभाग शुरू किया, जिसका मुख्य काम उन लोगों की मदद करना था जो न्याय के लिए लड़ते हैं। उसने एक विशेष कोष बनाया ताकि जो भी लोग विक्रम जैसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें पूरी कानूनी और आर्थिक सहायता मिल सके। आर्यन ने नैना के इस शानदार विचार का पूरा समर्थन किया और उस विभाग के लिए बहुत बड़ी धनराशि बिना किसी झिझक के मंजूर कर दी। यह वैकुंठ का समाज को वापस लौटाने का एक बहुत नेक और अच्छा तरीका था, जिसने सबका दिल जीत लिया। आर्यन का वह पुराना सचिव अब पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने काम पर वापस लौट आया था और वह पहले से भी ज्यादा वफादार हो गया था। नैना ने उसे अपनी सुरक्षा टीम का प्रमुख नियुक्त कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि वह इंसान कभी भी आर्यन को धोखा नहीं देगा। सचिव ने भी अपनी जान बचाने के लिए नैना के प्रति अपना जीवन भर का सम्मान और वफादारी बहुत सच्चे मन से प्रकट की थी। पूरी कंपनी अब एक सुरक्षित और मजबूत परिवार की तरह काम कर रही थी, जिसमें कोई दरार नहीं थी। हालांकि विक्रम जेल में था, लेकिन उसके कुछ छोटे और कमजोर गुर्गे अभी भी शहर के अंधेरे कोनों में छिपकर आर्यन से बदला लेने की बेकार योजनाएं बना रहे थे। लेकिन नैना का जासूसी नेटवर्क इतना ज्यादा मजबूत था कि वह उन गुर्गों के किसी भी हमले से पहले ही उन्हें पकड़वा देती थी। उसने आर्यन की सुरक्षा को इतना ज्यादा अभेद्य बना दिया था कि कोई परिंदा भी आर्यन की अनुमति के बिना हवेली के अंदर पर नहीं मार सकता था। दुश्मन अब वैकुंठ के नाम से ही बुरी तरह कांपने लगे थे और हार मान चुके थे। शहर की सरकार ने भी नैना के शानदार काम और उसके साहस को देखते हुए उसे एक बहुत बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित करने का फैसला किया। समारोह में जब नैना को वह पदक पहनाया गया, तो आर्यन दर्शकों की पहली पंक्ति में बैठा बहुत जोर जोर से तालियां बजा रहा था। नैना ने अपना वह पदक आर्यन को समर्पित किया और कहा कि उसके विश्वास के बिना वह इस खतरनाक लड़ाई को कभी भी अकेले नहीं जीत सकती थी। यह उन दोनों के आपसी सम्मान और उनके गहरे प्यार का एक शानदार और सार्वजनिक प्रदर्शन था। हवेली का माहौल भी अब पूरी तरह से बदल चुका था और वहां डर की जगह केवल शांति और खुशी की बहुत मीठी आवाजें गूंजती थीं। रिया, जो कभी नैना से बहुत नफरत करती थी, वह अब नैना को अपनी सबसे अच्छी दोस्त और बड़ी बहन की तरह बहुत ज्यादा मानने लगी थी। नैना ने रिया को व्यापार की नई तकनीकें सिखाईं और उसे कंपनी में एक महत्वपूर्ण पद संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया। यह परिवार अब पूरी तरह से जुड़ चुका था और उनके बीच का सारा तनाव हमेशा के लिए खत्म हो गया था। उनकी शादी को 1 साल पूरा होने वाला था और आर्यन ने इस खास मौके को मनाने के लिए एक बहुत बड़े जश्न की योजना बनानी शुरू कर दी थी। वह नैना को एक ऐसा खास तोहफा देना चाहता था जो उसकी जिंदगी का सबसे यादगार और बेहतरीन अनुभव बन सके। उसने चुपचाप एक बहुत सुंदर और शांतिपूर्ण द्वीप खरीदा था, जहां वे दुनिया की नजरों से दूर अपना कुछ खास और निजी समय बिता सकें। आर्यन ने इस सरप्राइज को बहुत गुप्त रखा था, ताकि नैना को इसके बारे में बिल्कुल भी पता न चल सके। दूसरी तरफ नैना भी आर्यन के लिए एक बहुत बड़ी खबर छिपाए हुए थी, जिसे वह उसे उनकी सालगिरह के दिन ही बताना चाहती थी। उसने हाल ही में डॉक्टर से जांच कराई थी
और उसे पता चला था कि वह जल्द ही एक प्यारे बच्चे की मां बनने वाली है। यह खबर नैना के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी, क्योंकि उसने कभी भी एक सुखी परिवार होने का सपना नहीं देखा था। वह बेसब्री से उस शानदार दिन का इंतजार कर रही थी, जब वह आर्यन को यह खुशखबरी देकर पूरी तरह हैरान कर देगी। सालगिरह के दिन आर्यन ने नैना को अपना खास निजी हेलीकॉप्टर दिखाया और उसे उस बहुत सुंदर और गुप्त द्वीप पर उड़कर ले गया। नैना उस द्वीप की प्राकृतिक सुंदरता और नीले साफ पानी को देखकर पूरी तरह से दंग रह गई और आर्यन के गले से बहुत जोर से लग गई। वहां केवल वे दोनों ही मौजूद थे और उस जगह की शांति उनके प्यार को और भी ज्यादा गहरा और खूबसूरत बना रही थी। आर्यन ने नैना को वह द्वीप उपहार में दिया और कहा कि यह उनका अपना एक छोटा सा प्यारा स्वर्ग है। शाम के समय जब वे दोनों समुद्र के किनारे रेत पर बैठे डूबते हुए सूरज को देख रहे थे, तब नैना ने अपना सरप्राइज आर्यन को बताया। उसने बहुत मीठी और कोमल आवाज में कहा कि आर्यन बहुत जल्द एक पिता बनने वाला है और उनके परिवार में एक नया सदस्य आने वाला है। आर्यन यह खबर सुनकर कुछ पल के लिए पूरी तरह से सन्न रह गया और फिर उसने खुशी के मारे जोर से चिल्लाकर नैना को हवा में उठा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, क्योंकि यह सबसे बड़ा अनमोल उपहार था। जैसे जैसे समय बीतता गया, नैना का वह गर्भावस्था का समय भी आर्यन की बहुत ज्यादा देखभाल के बीच बहुत आसानी से बीतने लगा। आर्यन ने कंपनी का ज्यादातर काम अपने भरोसेमंद अधिकारियों को सौंप दिया था, ताकि वह अपना सारा समय नैना और अपने आने वाले बच्चे के साथ बिता सके। वैकुंठ कॉरपोरेशन लगातार बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा था और दुनिया भर में अपने नाम का डंका बजा रहा था, लेकिन आर्यन के लिए उसका परिवार सबसे ऊपर था। नैना भी अपने इस नए खूबसूरत जीवन का हर पल बहुत खुशी के साथ जी रही थी। एक बहुत खूबसूरत सुबह नैना ने एक बहुत प्यारे और स्वस्थ लड़के को जन्म दिया, जिसकी आंखें बिल्कुल आर्यन जैसी और मुस्कान नैना जैसी थी। हवेली में खुशियों की एक बहुत बड़ी और शानदार लहर दौड़ गई और सभी लोग उस नन्हे बच्चे को देखने और आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक थे। आर्यन जब पहली बार अपने बच्चे को गोद में लेकर खड़ा हुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। नैना थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत गहरी और संतुष्ट मुस्कान मौजूद थी, जो अद्भुत लग रही थी। उन्होंने अपने बच्चे का नाम बहुत सोच समझकर रखा और यह तय किया कि वे उसे एक मजबूत और ईमानदार इंसान बनाकर बड़ा करेंगे। आर्यन नहीं चाहता था कि उसका बेटा कभी भी विक्रम जैसे घमंड और लालच का शिकार हो, इसलिए उसने उसे सच्चाई का महत्व सिखाने की योजना बनाई। नैना ने भी कसम खाई कि वह अपने बेटे को न्याय और बहादुरी की वो सारी कहानियां सुनाएगी जो उसने खुद अपने जीवन में जी और देखी हैं। यह बच्चा वैकुंठ साम्राज्य का एक बहुत शानदार और सुरक्षित भविष्य बनने वाला था, जिसकी शुरुआत संघर्ष से हुई थी। एक समय था जब नैना ने 500 मिलियन वॉन के झूठे और अजीब अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे और उसे एक बिकाऊ वस्तु समझा गया था। लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि उसी महिला ने अपने अदम्य साहस और बुद्धिमानी से एक पूरे साम्राज्य को विनाश से पूरी तरह बचा लिया। वह अब कोई पत्नी नहीं, बल्कि एक असली रानी थी, जिसने अपने राजा को सही रास्ता दिखाया और बुराई को हमेशा के लिए कुचल दिया। उनकी कहानी अब पूरे शहर में एक महान किंवदंती और बहुत बड़ी प्रेरणा बन चुकी थी, जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे।